यो व्हाट्सअप भाई, एपिसोड 5 में सबका स्वागत है। आज बहुत सारे टॉपिक्स अपने पास, तो ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करूंगा, स्ट्रेट टू द पॉइंट आऊँगा। लेकिन पॉइंट पे आने से पहले थोड़ी भीख मांग लेता हूँ कि भाई अगर वीडियो देखते हो, पसंद आ जाता है तो थोड़ा लाइक कर दिया करो, गाली देनी तो कमेंट कर दिया करो, और इसके साथ सब्सक्राइब कर दिया करो, थोड़ा अच्छा लगता है। मैं कह रहा हूँ नेक्स्ट वीक पॉडकास्ट निकालने का थोड़ा मोटिवेशन आ जाता है। बट मैं विभोर और मेरे साथ निकोल का फ्रेंडी फ्रेंड टॉप विवेक सिंह ठाकुर और बहुत बड़ा जडेजा हिटर, ठीक है, तो मेरे साथ है। तो आज ठाकुर अपने बहुत सारी चीज़ों में बात करने वाले हैं। आज सबसे पहले मतलब इनसेन अमाउंट ऑफ न्यूज़ है अपने पास, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं कि पीटीआई की रिपोर्ट आई है, ठीक है, रिपोर्ट आई अगेन, हर बार की तरह इस बार फिर से पीटीआई की रिपोर्ट आ गई है। तो मैं वो चीज़ प्रेजेंट करता हूँ स्क्रीन पर, तो उस पर बात कर, ठीक है। तो बेसिकली एक क्रिस जोन्स करके काफ़ी फेमस क्या कहते हैं इन्फ्लुएंसर काइंड ऑफ है ट्विटर पे, तो उसने ये रिपोर्ट डाली। इनफैक्ट ये रिपोर्ट जस्ट तुम ये सेम टू सेम चीज़ गूगल करोगे तुमको हिंदुस्तान वगैरह, हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया में मिल जाएगी, लेकिन वो बहुत लंबे आर्टिकल्स है, तो उसका ये समरी है। जस्ट टू स्टार्ट कर, फिर अपने जस्ट करते पहले तो क्या है रिपोर्ट में एंड जस्ट कंटिन्यू कर। हाँ, मतलब जैसा कि स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि एक रिपोर्ट आई है पीटीआई की तरफ से, जिसमें 3 मेजर पॉइंट्स हैं। कि ये कोटेड अनकोटेड एक रिपोर्ट है जिसमें ये 3 मेजर पॉइंट्स हैं कि केएल राहुल जो है वो संजू सैमसन से जो सेकंड विकेट कीपर की रेस है उसमें काफ़ी आगे है या एज होल्ड करता है, और कहीं ना कहीं ये डिसाइडेड है कि हमारा फर्स्ट विकेट कीपर तो ऋषभ पंत ही है। साथ ही साथ बुमराह, अर्शदीप, सिराज, जाडेजा और कुलदीप, ये हमारे फिक्स सेट ऑफ बॉलर्स हैं। और जो एक बॉलर के लिए रिमेनिंग स्पॉट बचा है उस पे बिश्नोई, आवेश और अक्षर, ये 3 लोग फाइटिंग में हैं। मतलब इस बार भी कहीं ना कहीं हमको युजवेंद्र चहल का पत्ता कट होते हुए नज़र आ रहा है। तो ये रिपोर्ट ने काफ़ी मतलब न्यूज़ बनाई थी जैसे ये रिलीज़ हुई थी तब, तो वर्दी लगी है डिस्कस करने के लिए। पर कहीं ना कहीं इसमें काफ़ी सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जिन पे क्वेश्चन किया जा सकता है, जैसे कि सेकंड विकेट कीपर का स्पॉट, लास्ट स्पॉट जिसके लिए फाइट चल रही है वो, और काफ़ी कुछ। तो मैं तो स्ट्रेट अप यही बोलूँगा कि मैं पिछले पॉडकास्ट में बोला था, इस बार भी मेरा यही मानना है, मेरी कॉन्स्पिरेसी अभी भी बरकरार है। मेरे को लगता है जानबूझ के इस टाइप के न्यूज़ लीक किए जाते हैं जहाँ पर ये जस्ट वो लोग, मेरे को लगता है ना, कभी कभी मुझे लगता है वो लोग खाली माहौल चेक करना चाहते हैं। अगर कोई सेन बुद्धि से, मैं तो कहता हूँ अगर केएल राहुल खुद होता है ना, वो खुद बोलता है कि भाई मुझे वर्ल्ड कप में लेके मत जा, कोई सीन ही नहीं बन रहा है ब्रो, कोई सीन ही नहीं बन रहा है। संजू सैमसन, अगेन मैं जस्ट क्लैरिफाई कर दूं, ये रिपोर्ट 25 अप्रैल की है और आज हम लोग 28 अप्रैल को शूट कर रहे हैं, ठीक है। तो संजू सैमसन ने शायद कल के दिन में लखनऊ के सामने बहुत अमेजिंग नॉक खेला। तो जस्ट मेरे को तो एब्सोल्यूट बुलशिट लग रहा है। मैं इसमें ना बिल्कुल भी होल्ड बैक नहीं करूंगा, सॉरी आंटी, लेकिन मैं बिल्कुल भी होल्ड बैक नहीं करूंगा। मेरे को जेन्युइनली लगता है कि कचरा चीज़ है, देयर इज नो सेंस। अगर तुमने केएल राहुल का, भाई केएल राहुल के आने से सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है कि वो एक स्पेसिफिक पोजीशन भी खेल सकते हैं। मतलब आईपीएल चालू होने से पहले बहुत बात हो रही थी कि भाई केएल राहुल मिडल ऑर्डर में खेलेगा, 4 पे खेलेगा, 5 बंदा तीसरे पे भी नहीं खेल रहा है भाई, 4-5 तो बहुत दूर की बात है, बंदा तीसरे तक पे नहीं खेल रहा है, तो एकदम बुलशिट है। फिर उसके बाद ये जो बात हो रही है, बुमराह, अर्शदीप, सिराज, जडेजा एंड कुलदीप सेट टू बी द बॉलर्स, ठीक है, एंड उसके बिश्नोई, आवेश एंड अक्षर इज फाइटिंग फॉर 1 स्पॉट। मतलब बिश्नोई अभी भी किस नहीं, अगेन फुल रिस्पेक्ट टू बिश्नोई, बहुत अच्छा टैलेंट है, आगे चल के शायद बहुत अच्छा प्लेयर भी बन जाए, लेकिन इस साल के आईपीएल में मुझे वो लेवल की बात नहीं नजर आ रही है भाई। जबकि वो कंपैरेटिवली ऐसे ग्राउंड पे खेल रहे हैं जहां काइंड ऑफ स्पिनर्स को सपोर्ट मिलता है, इकाना में खेल रहे हैं। मतलब इस बार सारे आईपीएल में हर जगह रन पड़ रहे हैं, खाली इकाना ही शायद बचा हुआ ग्राउंड है जहां उतने रन नहीं पड़ रहे। इट डजंट मेक सेंस ब्रो। मेरे को तो सेंस ही नहीं समझ आ रहा है कि तुम आवेश को कंसिडर कर रहे हो। मैं तो अभी भी कहूंगा मेरे हिसाब से नटराजन बहुत ज्यादा वेल डिजर्विंग है, लेकिन वो बात की बात है। बिश्नोई ओवर चहल, ये सेम चीज ना 2021 में गई थी, जहाँ राहुल चहल को जस्ट पता नहीं वो लोग ने पहले से जैसे कमिट कर दिया था और वो लोग अपनी कमिटमेंट में पीछे नहीं हटना चाहते थे और वो लोग युजवेंद्र को लेके गए थे, तो इट जस्ट डजंट मेक सेंस। तो जैसा कि तूने बोला ना युजवेंद्र चहल, तो अपने जस्ट युजवेंद्र चहल पे कंटिन्यू कर। तो ये कुछ डेटा है युजवेंद्र चहल का, एंड आई वुड लाइक यू टू पहले तो ये बता कि तेरे हिसाब से क्यों युजवेंद्र चहल हर साल somehow for some odd reason जा नहीं पाता इंडिया के T20 वर्ल्ड कप खेलने के। जस्ट मैं मेंशन कर दूं, वो इंडिया का हाईएस्ट विकेट टेकर है T20s में, और आईपीएल का भी हाईएस्ट विकेट टेकर है मतलब। तो बेसिकली 2 सबसे बड़े T20
जहां भी वो अपने को प्रेजेंट कर सकता है वहां का सबसे बेस्ट है, क्यों नहीं खेल पाता वर्ल्ड कप? तू बता। मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि युजवेंद्र चहल के साथ कुछ तो ऐसा हो जा रहा है कि वो राइट टाइम पे एक सेट ऑफ स्कीम ऑफ थिंग्स में फिट नहीं हो पा रहा। जैसा कि एक किसी तो क्रिकेटर, एक्स क्रिकेटर ने कहा था, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, उन्होंने ये कहा था कि युजवेंद्र चहल जो इंडिया का हाईएस्ट T20 विकेट टेकर है और IPL का हाईएस्ट विकेट टेकर है, वो आज तक इंडिया के लिए एक भी T20 वर्ल्ड कप मैच नहीं खेला है। ये उससे ज़्यादा इंडिया का लॉस है कि हम इतने बड़े स्पिनर को ले नहीं जा पा रहे हैं। जब 2021 में जो दुबई वाला T20 वर्ल्ड कप था, उसमें राहुल चहर को इसलिए कंसिडर किया गया था कि पिचेस बहुत ज़्यादा स्लो होंगी, युजवेंद्र चहल बहुत धीरे फेंकते हैं, तो हमको एक ऐसा स्पिनर, लेग स्पिनर चाहिए जो थ्रू द एयर तेज़ हो। तो इसलिए राहुल चहर को लेके गए थे और उनका परफॉर्मेंस एकदम अबिस्मल रहा था। वहाँ पे एक भी अच्छा परफॉर्मेंस उन्होंने वहाँ नहीं दिया था। राहुल चहर का तो वो आईपीएल में भी परफॉर्मेंस अबिस्मल था। तो बेसिकली हुआ ये था कि वो आईपीएल के पहले ही जस्ट या मिड आईपीएल या एकदम स्टार्ट ऑफ द आईपीएल में ही सिलेक्ट अनाउंस कर दी गई थी प्रोबेबल्स ये T20 के प्लेयर्स होंगे। और मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि वो लोग अपनी कमिटमेंट में पीछे नहीं हटना चाहते थे। उनको फिर बेसिकली ना जो भी सिलेक्शन कमेटी थी उनकी काइंड ऑफ बेइज्जती हो जाती है कि भाई हमने पहले प्लेयर्स को सिलेक्ट किया और वापस किया। क्योंकि उस टाइम पे अश्विन को ले लिया था, अक्षर पटेल को लिया था। अक्षर पटेल ने उस टाइम पे 2021 के टाइम पे सिर्फ 2 T20 इंटरनेशनल खेले थे 2 साल में। सेंस नहीं बनता। अगेन सॉरी टू कट यू, टू कंटिन्यू कर। और ऐसे ही जैसे अभी हमने PTI की रिपोर्ट में देखा कि लास्ट स्पॉट के लिए आवेश अक्षर और बिश्नोई की लड़ाई चल रही, मतलब तो बेसिकली अगर ये 28 अप्रैल को शूट हो रहा है, कल एक मैच हुआ था लखनऊ और राजस्थान का, उसमें बिश्नोई ने सिर्फ 1 ओवर डाला था और उसमें उसने 16 रन खाए थे। तो जब आपका जो एक कंटेंडर है जो स्पॉट के लिए, वो अपनी फ्रेंचाइज अभी उस पर कॉन्फिडेंट नहीं है, उसके परफॉर्मेंस इतने अच्छे नहीं हो रहे, तो आप क्यों नहीं किसी ऐसे बॉलर को लेके जा रहे हो जब वो लास्ट 3 साल से अच्छा परफॉर्म कर रहा है। लास्ट 3 साल के IPL के रिकॉर्ड है यहाँ पे 21, 22 और 23, हर साल ओवर 16-17 विकेट्स यू कैन से, और टोटल हो रहा है 66 विकेट्स। तो आप 22 विकेट पर एवरेज ले रहे हो पर सीजन, और आपकी इकोनॉमी भी एज अ लेग स्पिनर इतनी कुछ ख़राब नहीं है। अगर इसका कुछ एवरेज निकलेगा तो अराउंड 7.5 आएगा। तो क्या मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि जस्टिफाई कैसे करेंगे सिलेक्टर्स युजवेंद्र चहल का जो सिलेक्शन नहीं हो रहा है उसमें। तो मेरे पास तो कोई लॉजिक नहीं कि मैं कोई एक लॉजिक दे सकूं कि क्यों युजवेंद्र चहल सिलेक्ट नहीं हो रहा है, पर मुझे लगता है कहीं ना कहीं क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत है। ये जो मिस्ट्री क्रिएट कर दी जाती है सिलेक्शन के अराउंड कि हाँ बस ये हमारी टीम है, वी वोंट फेस एनी क्वेश्चंस, ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हार्म कर रहा है सिचुएशन को। तो ये सेम चीज़ पे ना मैं बोलूँगा, अभी मेरे पास और 10 लोगों को प्रोबेबल नहीं है, लेकिन वाइल एडिटिंग में यहाँ डाल दूंगा, उसमें शायद रिंकू सिंह का भी नाम नहीं है। मेरे को भाई जहाँ तुम KL राहुल को कंसिडर कर रहे हो, तुम रिंकू सिंह जैसे एसेट को कंसिडर नहीं कर रहे हो। वो बंदा टाइम एंड अगेन उसने अपने को प्रूव किया। चलो ठीक है, मैं उस रास्ते पे जाता ही नहीं हूँ। आई होप ये चीज़ बहुत क्लियरली दिख रही हो। मैं थोड़ा सा जूम इन कर देता हूँ। तो बेसिकली लास्ट के 3 साल T20 आई के रिकॉर्ड्स हैं। मैंने जस्ट इसके पहले आप लोगों को IPL के दिखाया, ठीक है, T20। तो IPL का दिखाने का पूरा पॉइंट ये था कि ऐसा नहीं है कि उसका करंट फॉर्म खराब चल रहा था जिसके कारण उसको है ना वर्ल्ड कप में लेके नहीं जा रहे थे। ऐसा हो सकता है कि तुम पूरे साल अच्छा किया हो लेकिन तुम्हारा करंट फॉर्म खराब है, तुम करंट फॉर्म भी उसका अच्छा चल रहा था। 2021 में उसने 5 T20 खेले, उसको 5 विकेट से नहीं, लेकिन वर्ल्ड उसने IPL में बहुत अच्छी बॉलिंग। 2022 में ये वाला वर्ल्ड जहाँ ऑस्ट्रेलिया बना, राइट, ऑस्ट्रेलिया वाला T20 वर्ल्ड का, उसने 21 मैच में 23 विकेट्स लिए थे ब्रो, 23 विकेट्स। फिर भी उसको लेके नहीं भाई, 23 विकेट्स ले जाने वाले बंदे को, और इकोनॉमी तो माशाल्लाह 7.7 की है। लास्ट ईयर भी उसने 9 मैच, और ये सब इंटरनेशनल के नंबर्स है। ये खेल क्यों नहीं रहा है, किस बेसिस पे नहीं खेल रहा है? मेरे को पता है, पर्सनली ऐसा लगता है कभी ना कभी है ना इस तरह से शायद होता होगा कि उनको ऐसा लगता है कि युजवेंद्र चहल एवरेज फील्डर है, बैटिंग तो बिल्कुल ही नहीं करता है। पता नहीं यार, मेरे पास है ना कोई ऐसे वर्ड्स नहीं है जस्टिफाई करने के लिए। तुम पॉलिटिक्स भी नहीं बोल भाई, विराट बड़ा सही है। मेरे पास एक क्वेश्चन और है स्टैट को लेके कि जब 2022 में तुम उसको नहीं खिलाए, वर्ल्ड कप में नहीं लेके जाना था, तो कहीं ना कहीं तो तुमको कुछ चीज़ें क्लियर हो गई ना। तो तुमने उसको 21 मैच खिलाए क्यों? उसके बदले तुम किसी और को खिलाते तो उसकी वर्ल्ड कप प्रिपरेशन ज़्यादा बेटर होती ना। जब 21 मैच में 23 विकेट वो ले रहा है, 7.71 का इकोनॉमी है,
और फिर भी तुम उसे नहीं ले जा रहे। जहाँ पे ग्राउंड्स बड़े हैं उस डायमेंशंस का फायदा वो ले सकता था, पर फिर भी कोई लॉजिक नहीं बन रहा इस चीज का जो हो रही है सिलेक्शन कमेटी। देखो पता है एक टाइम में ऑलमोस्ट हर टीम में एक एक लेग स्पिनर हुआ करता था 2022 के वर्ल्ड कप में। कभी जैम्पा है, कोई किसी में शम्सी, किसी में शादाब खान है ना, हसारंगा वगैरह। खाली इंडिया ऐसी टीम थी जिसके पास दुनिया का सबसे वन ऑफ द बेस्ट लेग स्पिनर है, वो खेल ही नहीं रहा है। और पता है मेरे पास सही में इस पे मेरे को समझ में भी नहीं आ रहा मैं इस पे डिस्कस क्या करूं। मैं कुछ चीजें और दिखाता हूं जस्ट इन केस किसी को लगे कि नहीं भाई ये पर्टिकुलर एक टाइप की चीजें ही खेलता है, वो दूसरी में नहीं खेलता। ठीक है, ये जस्ट अगर तुमको लगे कि नहीं भाई ही गोज फॉर लॉट ऑफ रन्स। बैंगलोर एक बहुत उस टाइप का ग्राउंड माना जाता है ना कि ग्रेवयार्ड ऑफ बॉलर्स। बैंगलोर में युजवेंद्र चहल की 7.7 की इकोनॉमी है, लोगों का 8.8 एवरेज चल रहा है, उसका 7.7 का इकोनॉमी। एवरेज देखो, एवरेज बेसिकली हर एक बंदा 31 बॉल ले रहा है, 31 रन देके 1 विकेट ले रहा है। युजवेंद्र चहल 21 ले रहा है। तो बेसिकली ये भी प्रूव करता है, बेसिकली ये स्टैंड दिखाने का पॉइंट ही है कि ये प्रूव करता है कि जहां बहुत हाई स्कोरिंग मैचेस होते हैं, छोटे ग्राउंड होते हैं या हाई स्कोरिंग वेन्यूज होते हैं, वहां भी युजवेंद्र चहल एक्सेल करता है। तुम्हारे पास कोई रीजन नहीं है उसे दुबई में तुम्हें एक्सेल करके दिया, तुमने उसको वर्ल्ड कप में लेके नहीं। वो इस टाइप के कंडीशंस में एक्सेल करके देता तुम उसको वर्ल्ड कप में नहीं लेके जा रहे। 2022 में शायद उसमें था ना, राजस्थान में था, जितना मेरे को याद आ रहा है वो राजस्थान की टीम से ही खेला था। उस टाइम पे संजू सैमसन उसको एज डेथ बॉलर यूज कर रहा था ब्रो, उसने डेथ में भी तुम्हें एक्सेल करके दिया। ऐसा भी नहीं है कि भाई वो जडेजा टाइप है कि नहीं भाई मैं सिर्फ मिडल में डालूंगा, कि मैं सिर्फ राइटी के सामने। वो डेथ में भी एक्सेल कर रहा है, वो लेफ्टीज को भी अच्छा डाल रहा है, वो राइटीज को भी अच्छा डाल रहा है। व्हाट्स द फ्रिकिंग पॉइंट कि तुम उसको लेके क्यों नहीं जा रहे हो? मेरे को आज मैं एक बहुत अमेजिंग डेटा दिखाता हूँ, ये इसका आईपीएल का डेटा। तू इस पे, मैं चाहता हूँ तू उस पे थोड़ी बात कर। हाँ, कि ये जैसे ये डेटा हमने सिर्फ ये इसलिए रखा था कि ऐसा नहीं है कि जैसे कुछ लोग होते हैं जो डेथ में ओवर डाल रहे हैं तो डेथ की वजह से विकेट ले रहे हैं या फिर टेल की विकेट ले रहे हैं। प्रॉपर टॉप ऑर्डर और मिडल ऑर्डर्स की विकेट ले रहा है, मिडल ऑर्डर बैट्समैन की विकेट ले रहा है युजवेंद्र चहल। ऐसा भी नहीं है कि वो तुक्के से विकेट मिल जा रही है या एंड में आ रहा है और विकेट लेके चला जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये स्टैट इसीलिए प्रेजेंट किया गया है ताकि आप ये समझ सको कि उसका जो विकेट का ब्रेकडाउन है उसमें वो 50% विकेट्स तो मिडल ऑर्डर के ले रहा है, जो जनरली मिडल ओवर्स में या डेथ ओवर्स में बैटिंग करते हैं जो लोग, और टॉप ऑर्डर जो कि जनरली पावर प्ले और स्टार्टिंग के फेजेस में बैटिंग कर रहा है उसकी 43.5 विकेट्स है। तो आप ये समझने की कोशिश करो कि वो एक्सपर्टीज जो लोगों के पास है एक टीम में बैटिंग करने की, फिनिश करने की, वो उनकी विकेट लेके आपको दे रहा है। और कितनी अच्छी इकोनॉमी पे विकेट लेके दे रहा है, कितनी फ्रिक्वेंटली विकेट लेके दे रहा है, वो तो आपने प्रीवियस डेटा में देख ही लिया। मैं इस पे थोड़ा सा ऐड करता हूँ, जैसे कि जो टॉप ऑर्डर है उसका 43.5% विकेट लिया और सैंपल साइज इज इमेंस, 87 विकेट्स है ब्रो, इतने करियर विकेट्स होते हैं लोग। या आईपीएल के डेटा अगेन मैं रिपीट कर दूं, द पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि अगर वो 43.5% विकेट टॉप ऑर्डर के ले रहा है, कंसिडरिंग वो लोग ज्यादातर है ना पावर प्ले खेलते हैं और युजवेंद्र चहल जनरली पावर प्ले में आ नहीं रहा है, वो मिडल में आता है। बेसिकली वो 43.5% ऑफ द टाइम ऐसे विकेट्स ले रहा है जो सेट बैट्समैन है। तू समझ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? जो टॉप ऑर्डर का बैटर है वो युजवेंद्र के आते आते तो सेट हो गया होगा ना ब्रो, ऐसा तो है नहीं कि एकदम नया होगा उसने फॉक्स कर दिया, प्रॉपर सेट हो गया होगा। उनको 43.5% ऑफ द टाइम उसको आउट कर जा रहा है, ये कोई नीचे के बचे हुए प्लेयर को आउट ही करा है 43। अरे अगेन ये भी बहुत कहा जाता है कि नहीं भाई जो लोग आईपीएल में परफॉर्म करते हैं ये इंटरनेशनल के उसके नंबर है, ये इसके इंटरनेशनल के नंबर है इमेंस सेम, इनफैक्ट बेटर है, टॉप ऑर्डर को उससे ज्यादा आउट किया। हाँ, तो और ऐसा भी नहीं है कि आपको कोई डिफरेंस नज़र आ रहा है, कोई डिफरेंस नहीं है नज़र आ रहा। जनरली ये नंबर्स और बेटर हो गए, तो कहीं ना कहीं बीसीसीआई, मैं ये सोचता हूँ कि क्या ये लोग नहीं कंसीडर करते इन नंबर्स को सिलेक्शन करने से पहले, या तो फिर ये लोग प्री जुडाइज लेके बैठता है कि नहीं भाई इस प्लेयर को तो हम लेके नहीं जाएंगे चाहे कितना भी अच्छा परफॉर्म करे। तो मैं चाहता हूँ कि ठीक है जो सिलेक्शन है वो आपके हाथ में है, आपकी जॉब हमसे ज़्यादा टफ है, लेकिन कहीं ना कहीं क्लैरिफिकेशन तो दो कि क्यों नहीं सिलेक्ट हुआ वो प्लेयर। सबसे बड़ा प्रॉब्लम है अजीत अगरकर के, इनफैक्ट अजीत अगरकर ने भी आगे कुछ नवाई नहीं की है। अजीत अगरकर के पहले तक जितने भी बंदे थे भाई, प्रेस कॉन्फ्रेंस जैसी चीज तुम बिलीव ही नहीं करते। ठीक है भाई, तुम कोई पर्सनल कंपनी तो चला नहीं रहे हो है ना, कि मेरे हिसाब से पब्लिक स्टफ हो रहा है तुम्हारा।
तुम एटलीस्ट एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तो करो, उसमें आओ बैठो कि भाई ये हमारे 15 हैं, लोग बंदे पूछेंगे तुमसे कि तुमने इसको क्यों सिलेक्ट नहीं किया, इसको क्यों सेट, कुछ तो बोलो, कुछ तो पता चले, एटलीस्ट तुम्हारा थॉट प्रोसेस तो पता चले। अगर तुम्हारा थॉट प्रोसेस नहीं पता चलेगा तो लोग तो बैठे बैठे कॉन्स्पिरेसी बनाएंगे ना कि भाई युजवेंद्र चहल से तुम्हारा पर्सनल प्रॉब्लम है, राहुल चहर से ये है, और क्या करेंगे ब्रो। मेरे को समझ ही नहीं आ रहा है कि तू किस बेसिस पे, अभी मैं जस्ट सोचने की कोशिश करता हूँ, मैं लॉजिकली सोचने की कोशिश करता हूँ कि युजवेंद्र को क्यों वर्ल्ड कप नहीं खिला रहे हो लोग। मुझे कभी कभी लगता है कि शायद एक टीम में 2 लेग स्पिनर की जरूरत नहीं बननी पड़ी। फिर मेरे को याद आता है कि भाई कुलदीप यादव कौन सा खेला है T20 वर्ल्ड कप, मेरे को रिसेंट टाइम में एक भी याद नहीं आ रहा है। ये राहुल चहर खेला, उसके बाद कौन सा लेग स्पिनर T20 वर्ल्ड कप खेला, मेरे को ध्यान में नहीं आ रहा। तुम फिंगर स्पिनर लेके जा रहे हो। अरे ये मतलब आज के टाइम में एक वेल नोन फैक्ट है, मतलब मैं इसको है ना वो भी नहीं बोलूंगा, वेल नोन फैक्ट है कि है ना लेग स्पिनर तुमको T20 में विकेट्स लेके दे रहा है। ठीक है, हर टीम में भाई, वो IPL ले लो, BBL ले लो, जहां जाना है PSL ले लो, सब जगह। तो क्या सोच रहे हो और इसका क्यों क्लैरिफिकेशन नहीं दे रहे हो। मैंने जितने भी युजवेंद्र चहल के इंटरव्यूज वगैरह दे रहे हैं, वो खुद बोल रहे हैं कि मुझे नहीं पता। चलो तो पब्लिक को नहीं बता रहे, मतलब तुम प्लेयर्स को भी कम्युनिकेट नहीं कर रहे, क्यों नहीं कर रहे हो। एकदम अबिस्मल है यार। मेरे को तो कभी कभी सही में समझ नहीं आ रहा है कि एक बंदा जिसके इतने इंसेन नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स हैं और वो बंदा खेल नहीं रहा है। एक ये चीज के ऊपर बात कर मैं दिखा रहा हूँ, ये इसके IPL के नंबर्स हैं। ये बेसिकली ये एक ऐसे नंबर है जिसको अगर कोई रीड करे तो वो फर्स्ट ग्लांस में बिलीव नहीं करेगा कि अच्छा, इतना अच्छा प्लेयर है, वो इतनी अच्छी बॉलिंग कर रहा है और फिर भी उसका सिलेक्शन नहीं हो रहा। मतलब 20 बार 3 से ज़्यादा विकेट लिए और सिर्फ जसप्रीत बुमराह ने ये उससे ज़्यादा किया है, 22 टाइम्स किया। ठीक है, साथ ही साथ 152 विकेट्स इन मिडल ओवर्स, द मोस्ट इन IPL। स्ट्राइक रेट खाली रबाड़ा से ज़्यादा है, रबाड़ा और बुमराह से ज़्यादा है अमंग 42 बॉलर्स, यानी 42 बॉलर्स की लिस्ट में वो 3rd रैंक पे है इस चीज़ में। तो आप कैसे जस्टिफाई करोगे किसी ऐसे प्लेयर को ना सिलेक्ट करना, जब आप राहुल चहर या वरुण चक्रवर्ती को लेके गए थे जिनके पास कोई प्रायर एक्सपीरियंस नहीं था इंटरनेशनल का। जब आप, चलो आपसे एक बार मिस्टेक हो गई, आप 2022 के वर्ल्ड कप में फिर उसको नहीं लेके जा रहे हो जब आपको पता है क्या डायमेंशंस होंगी, तो कहीं ना कहीं सेंस नहीं बन रही है ना ये बात है। और मोस्ट लाइकली शायद आप इस बार भी उसको सिलेक्ट ना करो। तो भाई इस बार तो अगर सिलेक्ट नहीं किया ना तो भाई मैं तो खुद मुहिम चलाने की सोच रहा हूँ। ठीक है, मतलब अगर जडेजा सिलेक्ट हो रहा है, अगर अक्षर पटेल सिलेक्ट हो रहा है, ठीक है, अगेन नो हेट, वो लोग और बॉलिंग ऑलराउंडर्स है। युजवेंद्र चहल एक प्रॉपर बॉलर है। आज के टाइम में मुझे ऐसा लगता है, अगर तू पर्सनली मेरे से पूछे, मेरे को लगता है कि युजवेंद्र चहल डिजर्व्स अहेड ऑफ कुलदीप यादव। अगर ये बात आ जा रही है कि कुलदीप और चहल में से एक को सिलेक्ट करना है, मेरे हिसाब से आनी नहीं चाहिए। अगर लेकिन अगर यही पॉइंट आ गया कि कुलदीप और चहल में से एक को सिलेक्ट करना है, मैं एनी डे चहल को सिलेक्ट करूंगा। भाई डेटा, अब ठीक है तुम लोग बहुत चीज बोलोगे कि हर चीज डेटा नहीं होता, कुछ गट फीलिंग भी होती है, कुछ स्किल्स भी होता है, लेकिन इतना भी गलत नहीं होता है ब्रो। डेटा इतना भी गलत नहीं होता है। मतलब 150 से ज्यादा विकेट्स लिए मिडल ओवर्स में, ये कोई मजाक नहीं है ब्रो। ये कोई 10-15 विकेट नहीं लिया हर्षद पटेल ने, प्रॉपर 152 विकेट्स है। जसप्रीत बुमराह के बाद सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ विकेट्स लिया इसने, क्या सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ फ्री ओवर्स लिए। ये ऐसे नंबर है जो हाइप नहीं कर रहे हैं लोग उसके बारे में। मुझे अभी भी लगता है कि शायद इस टाइप की टीम में, राजस्थान रॉयल्स जैसी टीम में जहाँ जिसकी नेचुरली इतनी हाइप नहीं है, शायद इसके बारे में इसीलिए इसकी बात नहीं हो पाती। मतलब ऑलमोस्ट हर सीजन में इसको कोई पर्पल कैप की रेस में देख रहा होता है, 2nd 3rd हो रहा है, जीत भी रहा है। इस साल जबकि सबके सब इतना ठुक रहे हैं, उसमें भी ये मोर देन डिसेंट कर रहा है। बट डिसेंट भी क्या, बहुत अच्छा कर रहा है। एज अ लेग स्पिनर 9 की इकोनॉमी है इसकी इस साल 2024 में। तो 9 की इकोनॉमी खराब नहीं है ना। अगर आप मिडिल ओवर्स में और कभी कभार एक ओवर आप 16-17 ओवर अगर डाल रहे हो तो कुछ खराब नहीं है 9 की इकोनॉमी। ऑब्वियसली ब्रो, तो ठीक है यार, मतलब मैं इस पे और तो अपने कुछ बात नहीं कर सकते, लेकिन मैं इन दी एंड यही कहूँगा कि भाई हम लोगों ने काफ़ी अच्छा डेटा, बहुत कॉम्प्लेक्स डेटा बहुत सिंप्लीफाई करके बता दिया है। बेसिकली हम दोनों को कोई रीजन नहीं दिखा है क्यों युजवेंद्र चहल सिलेक्ट नहीं होना चाहिए। उसने हाई स्कोरिंग वेन्यूज में विकेट लिए, उसने स्लो स्लगिश में विकेट्स लिए, उसने मिडल ऑर्डर्स के विकेट लिए, उसने टॉप ऑर्डर्स के सेट बैट्समैनों को अच्छे खासे नंबर ऑफ टाइम्स आउट किया है। ठीक है, मेरे पास अब लिस्ट भी मुझे याद नहीं आ रही कि उसकी क्या क्या अचीवमेंट्स आ रही है, और फिर भी अगर तुम उसको नहीं खिला रहे हो तो दिस इज प्योर बुलशिट। बट ठीक है,
अब एक और नाम की आजकल भाई बहुत बात हो रही है, और वो बात है क्या कहते हैं, शिवम दुबे के बारे में बहुत बात हो रही है, ठीक है। शिवम दुबे, द स्लीपिंग जायंट शिवम दुबे ब्रो। मैं WWE नहीं देखता, लेकिन कुछ बिग शो टाइप के रेफरेंसेस आजकल लोग देते हैं। तो बेसिकली मैं शिवम दुबे का एक बहुत टेरिफिक, तो बेसिकली तो ये बहुत क्लियरली बात चल रही है कि शिवम दुबे को वर्ल्ड कप लेके जाना चाहिए। अगेन मैं भी मानता हूँ वर्ल्ड कप लेके तो डेफिनेटली जाना चाहिए, जिस तरीके से वो खेल रहा है। अगेन आई हैव माई रिग्रेट्स या आई हैव माई क्रिटिसिज्म फॉर हिज बॉलिंग। मेरे को लगता है उसने बॉलिंग बिल्कुल ही नहीं किया, फील्डिंग बिल्कुल ही नहीं की। तो मैं जेन्युइनली चाह रहा उसको बॉलिंग करता हुआ देखना। जहाँ हार्दिक पांड्या इतनी गाली आ रहा है फिर भी बॉलिंग कर रहा है, मैं चाहता अगर शिवम दुबे बैटिंग बॉलिंग कर सकता। बट शिवम दुबे हैज बीन टेरिफिक ब्रो। मतलब इतना और इसने 1-2 मैच नहीं, मैच आफ्टर मैच परफॉर्म करके दिया है। तो भाई तुम भाई जडेजा के हिटर एंड सीएसके के डाई हार्ड फैन, आपका क्या कहना है शिवम दुबे में? नहीं भाई, पहले तो मैं जडेजा का हिटर नहीं हूँ, वरना पता चला बैंगलोर में कुछ उसके फैंस हुए तो वो ढूंढ लेंगे, या अहमदाबाद तो आता ही है मेरे को। तो बेसिकली शिवम दुबे जिस फॉर्म में है अभी, जनरली उसे टर्म किया जा सकता है फॉर्म ऑफ हिज लाइफ, ठीक है। क्योंकि हमने ऐसा कुछ कभी पहले देखा नहीं था कि कोई इतनी इजीली कोई इंडियन बैटर स्पिनर्स को बैश कर रहा है। जस्ट लाइक कि अब कैप्टन डर रहे हैं शिवम दुबे के सामने स्पिनर्स को लाने से। तो जैसे यहाँ दिख रहा है कि बेस्ट स्ट्राइक रेट अगेंस्ट स्पिन्स सिंस IPL 2023, और बॉल्स पर बाउंड्री है 4.5, और स्ट्राइक रेट 180 टच हो रहा है स्पिनर्स के सामने सिर्फ। द नेक्स्ट बेस्ट इज अभिषेक शर्मा, जो कि मोस्टली पावर प्ले में खेलता है, तो उसके पास थोड़ा सा एक एडेड एडवांटेज है कि फील्ड रिस्ट्रिक्शंस होती है। तो आप इस स्टैट को ये समझने की कोशिश करिए कि शिवम दुबे करंटली एक ऐसी लीग में है जहाँ पे उसके आसपास अभी कोई करंट इंडियन T20 सेटअप का बैटर नहीं है उसके आसपास, ठीक है। जो थर्ड है संजू सैमसन, वो भी इतना फ्रिक्वेंटली इंडिया के लिए नहीं खेलते। तो कहीं ना कहीं आपको शिवम दुबे को एज अ बैट्समैन खिलाना ही पड़ेगा T20 वर्ल्ड कप में, या तो सिलेक्ट करना ही पड़ेगा। क्योंकि कहीं ना कहीं हमने जितना प्रीवियस CPL में देखा है, या जो भी प्रीवियस वेस्ट इंडीज और USA के ग्राउंड्स पे देखा है, कहीं ना कहीं उनकी पिचेस स्लगिश हो जाती हैं एट द एंड ऑफ द टूर्नामेंट। तो वहाँ पे आपको कोई ऐसा चाहिए जो स्लो बॉल्स को या स्पिनर्स की बॉल को मसल कर सके डायरेक्ट, कि भाई ये मैंने मारी है तो वो 4 नहीं जाएगी, वो 6 ही जाएगी। क्योंकि अगर वो 4 वाली बात रह गई तो कहीं ना कहीं वो कैच हो जाने का चांस रहेगा। तो वैसे सिचुएशंस के लिए आपको शिवम दुबे को लेके ही जाना पड़ेगा। शिवम दुबे जिस हिसाब से बाउंड्रीज मार रहे हैं, या जिस हिसाब से वो मिडल ओवर्स में अपनी इनिंग्स को बिल्ड कर रहे हैं, कहीं ना कहीं पहले शिवम दुबे की एक प्रॉब्लम थी कि वो हाई पेस नहीं खेल पाता था। शिवम दुबे ने उस चीज़ को भी नेग्लिफाई किया है, और इस साल कुछ 170 की स्ट्राइक रेट है उसकी शॉर्ट बॉल्स पे। तो शिवम दुबे ने अपनी इस प्रॉब्लम को भी रेक्टिफाई कर लिया है। तो कहीं मेरा ये मानना है कि शिवम दुबे का सिलेक्शन होना ही चाहिए। और मतलब और तो मैं क्यों उसको स्लीप एंड इस टाइप को बोल रहा था, मेरे बहुत सारे रिजर्वेशंस थे शिवम दुबे के लिए। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है। मुझे लग रहा था कि हाँ ठीक है भाई, मतलब मार रहा है ठीक है, लेकिन कब तक। लेकिन उसने ना मोर देन इम्प्रेस किया मेरे को आज के टाइम में, मोर देन इम्प्रेस किया। स्पिन को तो लिटरली खा रहा है मेरे को बहुत। मतलब एक टाइम पे जिस तरह से हार्दिक पांड्या हुआ करता था कि वो मतलब स्पिन डालो ही मत हार्दिक, वैसे आज के टाइम में शिवम दुबे हो गया कि अच्छे से अच्छा स्पिनर को रोका जा रहा है। मेरे को बस अब एक ही बैटल देखना है, सुनील नारायण वर्सेस शिवम दुबे। अब मेरे को वो देखना है कि वहां क्या कर रहा है। तो द पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू मेक इज, अभी बहुत लोग बोलेंगे कि इस साल का पिच ऐसा है, कंडीशन ऐसी कि हर कोई मारेगा, हर कोई छक्के मार रहे हैं, हर कोई चौके मार रहे हैं। ये लास्ट 3 साल का डेटा है शिवम दुबे का। एंड माइंड यू, शिवम दुबे अच्छे खासे रन्स भी मारे हैं, वो तुमको आराम से मिल जाएगा। बॉल्स पर बाउंड्री शिवम दुबे का 2022 में था 4.8 बॉल्स, 2023 में था 5.6 बॉल्स। बेसिकली हर चौथी या पांचवी बॉल पे वो चौका मार रहा है। आज के टाइम में भी 4 बॉल लगाते, मतलब हर चौथी बॉल पे बाउंड्री लगा रहा है। अगर तुझे याद हो, ठीक है, तो कुछ 8 या 9 पे जडेजा का था, अगर तुझे याद हो, अपने ने सबसे पहले डिस्कस किया था। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे को लगता है आज के टाइम में ना T20 बहुत ज्यादा है ना, वो बहुत ज्यादा रोल स्पेसिफिक होता जा रहा है। तुम एक पर्टिकुलर, मतलब वनडे जैसा नहीं है ना कि यू टेक योर टाइम, यू बिल्ड योर इनिंग्स एंड यू गो हार्ड। तुमको एकदम स्पेसिफिक आना पड़ता है। मैचअप की बहुत क्रिकेट हो गई। तो मेरे को लगता है शिवम दुबे अगेंस्ट स्पिनर USA के ग्राउंड पे, USA ज्यादा वेस्ट इंडीज के ग्राउंड में बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। मैं बॉल्स पर 6 की बात करना चाहता हूँ। 8.3 बॉल्स पर 6 इज क्रेजी। अगर मैं चलो इस साल का डेटा ही हटा दूं, पिछले साल में वो 7.5 बॉल लगा रहा था एक छक्का मारने की।
इट इज रियली गुड। बेसिकली अगर वो 14 बॉल खेल रहा है तो उसमें 2 छक्के लगा दे रहा है, कहीं ना कहीं 2 या 3 चौके भी 1-2 चौके भी हो जा रहे हैं, विच इज रियली गुड। मैं जेन्युइनली चाहता हूँ कि शिवम दुबे, मैंने देखो ऑलरेडी बोल रखा है, अगर मैं तो आइडियली ये चाहूंगा कि रोहित शर्मा या विराट कोहली में से कोई कीपिंग कर ले, तो मैं तो शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या और रिंकू सिंह और सूर्य कुमार, चारों को एक ही 11 में घुसाना चाहता हूँ। मैं जेन्युइनली चाहता हूँ कि चारों के चार एक ही 11 में घुस जाए, क्योंकि पता है मेरे को एक छोटा सा है ना, मैं एक और टैब शेयर करता हूँ। तो बेसिकली एक ये स्टैट मैंने निकाला हुआ था, ठीक है, हार्दिक पांड्या, रिंकू सिंह और सूर्य कुमार यादव का आईपीएल का बॉल्स पर बाउंड्री है। हार्दिक पांड्या 2024 में 5.5 बॉल ले रहा है, रिंकू 5 बॉल ले रहा है, सूर्य कुमार 4, पिछले साल 6, 5, 3.6। सूर्य कुमार तो इंसेन लेवल पे था, हर तीसरी बॉल पे चौका मार रहा था, ठीक है भाई। अगर गलती से ऐसा कुछ कर दें कि शिवम पहले आ रहा है स्काई, उसके बाद आ रहा है दुबे, उसके बाद आ रहा है हार्दिक, उसके बाद आ रहा है रिंकू, तुम्हारा राइट लेफ्ट राइट भी हो रहा है, पेस को भी मारने वाले हैं, स्पिन को भी मारने वाले हैं, चौके भी मारने वाले बंदे हैं भाई, मेरे को ऑर्गेज़म आ रहा है, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, लिटिल आ रहा है, ठीक है। तो भाई बहुत क्रेजी है। मैं जेन्युइनली चाहूंगा कि शिवम दुबे इस फ्लाइट पे होना चाहिए, क्योंकि देखो यार मेरे हिसाब से ना उसने अर्न किया, जो मिडल ओवर्स में उसके स्टैट हैं वो कोई छोटे मोटे नहीं, 550 रन मारे, इतने तो लोगों के करियर के रन हो जाते हैं आईपीएल के, उतने उससे 550 रन उसने सिर्फ मिडल ऑर्डर में मारे, ये बहुत बहुत अमेजिंग नंबर्स है। और सबसे इंपॉर्टेंट, मैं एक बहुत चीज की बात करने की बात कर रहा हूँ, ये सेम चीज है ना बहुत ज्यादा आंद्रे रसल या उस टाइप के प्लेयर्स के साथ होता है, कि ये क्या ना ऑरा एसोसिएट हो जाता है कि आंद्रे रसल आ रहा है भाई, मतलब लोग डर के बहुत, जैसे MS धोनी के साथ आज तक होता है कि लोग फटती है बस लोगों के डालने से, ऐसे आज के टाइम पे शिवम दुबे के साथ ऑरा से एसोसिएट हो गया है कि भाई वो स्पिन को इतना मारेगा, लोग डालने से डरते हैं, स्पिनर ऐसे ही गलती कर जा रहे, समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ। एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है कि तुम्हारी पर्सनैलिटी उतनी ज्यादा डोमिनेटिंग है, तुम गलती कर जाते हो और फिर उसका बहुत फायदा होता है। तो जस्ट कंक्लूजन में देखो क्या कहना है शिवम दुबे पे, और देखो लगता है इसको, मेरे को तो लगता है ऑब्वियसली सिलेक्ट होना चाहिए, मतलब देयर इज नो वे कि शिवम दुबे सिलेक्ट ना हो, मतलब अमेजिंग नंबर्स हैं उसके। मैं 2 चीज़ें इस स्टैट के साथ ऐड करना चाहूँगा कि शायद अगर किसी को याद हो तो शिवम दुबे ने लास्ट ईयर 2023 में ऑलमोस्ट एक सेंचुरी मार दी थी आरसीबी के सामने नंबर 3 पे आके, तो कहीं ना कहीं वो डेटा तो इसमें इंक्लूडेड नहीं है। और साथ ही साथ जैसे विभोर ने मेंशन किया कि एक मैचअप को देखना चाहता है सुनील नारायण वर्सेस शिवम दुबे, एक बहुत अच्छा मैचअप ऑलरेडी 2-3 बार हो चुका है, शिवम दुबे वर्सेस राशिद खान, ठीक है, एंड अलोंग विद दैट नूर अहमद। तो अगर किसी को 23 का फाइनल याद हो, क्रंच सिचुएशन में शिवम दुबे ने 2 सिक्सेस मारे थे राशिद खान को, जो कि एक टाइम ऐसा था वो फंस चुका था कि वो नहीं खेल पा रहा था और ऐसा लग रहा था कि उसकी जो इनिंग्स है वो बर्डन बन रही है, लेकिन वहां से उसने राशिद खान को 2 6 मारे थे और वहां से सीएसके के फेवर में मैच टर्न हुआ था। तो कहीं ना कहीं शिवम दुबे ने मोर देन इनफ कर लिया है टीम में सिलेक्ट होने के लिए, और अगर वो टीम में नहीं सिलेक्ट होते हैं तो क्या पता प्रॉपर जस्टिफिकेशन उसका भी मिलेगा या नहीं, पर मेरे पास तो और कुछ कहने को है नहीं। शायद शिवम दुबे का सिलेक्शन ऑलमोस्ट फाइनल है और 11 में मैं चाहूंगा कि वो 11 में खेले। अब वो कैसे खेल रहे हैं या क्या पता ओवर रिंकू सिंह को खिला दिया जाए शिवम दुबे को, नहीं। कुछ कह नहीं सकते। रिंकू सिंह जो चीज रिंकू सिंह दे रहा है ना शिवम दुबे वो नहीं दे रहा। बेसिकली रिंकू सिंह वो कर रहा है जो धोनी करता था, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ धोनी लेवल पे कर रहा है, लेकिन वो जो चीज कर रहा है तू समझ रहा है। लेकिन मैं तो आइडियली में अगर मेरे से कोई पूछा तो मैं तो यही चाहूंगा कि विराट कोहली या रोहित में से कोई बस कीपिंग करना सीख जाए तो भाई बहुत मजा आ जाएगा। बट टॉकिंग ऑफ विराट कोहली, ठीक है, अब मेरे को लग रहा है भाई अगर इसके अपने रील काट के डालने वाले हैं, ठीक है, तो भाई मैं उस रील में पार्ट नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि जो गालियां पड़ने वाली है ना अगर इस चीज के ऊपर अपने जब डिस्कस करने वाले, बट करना तो पड़ेगा भाई, अपने ने अब जब क्या कहते हैं उड़ता हुआ तीर ले लिया करना तो पड़ेगा। तो पॉइंट ये है अगेन मैं जस्ट क्लैरिफाई कर दूं, हम दोनों को विराट कोहली बहुत ज्यादा ही पसंद है, बहुत रिस्पेक्ट है भाई की, और यहाँ से इस पॉइंट के आगे जो भी बात कर रहे हैं वो जस्ट एक विराट कोहली की शॉर्ट कमिंग्स के ऊपर बात करने वाले हैं, ना कि हम लोग का ये कह रहे हैं कि उसको निकाल दो, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, ठाकुर विवेक का एक बहुत फेमस कोट है, मैं उसको रिकोट कर देता हूँ कि विराट कोहली इज सफरिंग फ्रॉम सक्सेस, ठीक है, वो बेचारा 10 में से अगर एक आधी इनिंग भी खराब करता है उसको बहुत गाली पड़ जाती है, ये चीज भी हम मानते हैं। तो और एक क्लैरिफिकेशन और दे देता हूं मैं कि ये आज की 28 अप्रैल की इनिंग के पहले का है,
ठीक है, तो ये मत बोलना कि 28 अप्रैल वाली जो मैच थी आरसीबी वर्सेस जीटी, उसमें देखो क्या हुआ। ये स्टैट उसके पहले का है। तो जैसा यहाँ दिख रहा है कि मिनिमम 100 रन इन मिडिल ओवर्स में जो स्लोएस्ट स्ट्राइक रेट होती है, उसमें एक तो लॉर्ड अय्यर है और उसके नीचे है गोट विराट कोहली। भाई ठीक अय्यर को ऐसे मत बोल, ठीक है, कोई बात नहीं, विराट ठीक है। तो अब विराट कोहली कहीं ना कहीं जो अपनी पिछली 2-3 इनिंग्स थी, जो उनने बड़ी इनिंग्स खेली थी, उसमें कहीं ना कहीं एक ऐसा फेज आया था मिडिल ओवर्स में जो सबको याद होगा कि विराट कोहली कैसे फंस गया था। जैसे कि मैं एक इनिंग उनकी जो जस्ट इसके पिछली मैच की इनिंग थी वो कोट कर देता हूँ एसआरएच के सामने। उसमें विराट कोहली ने कुछ 43 बॉल्स में 51 रन बनाए थे, और एक टाइम था जब विराट कोहली के 18 बॉल में 32 रन थे, पावर प्ले खत्म हुआ तब। तो अगर वहां से एक बेसिक कैलकुलेशन की जाए तो उसके बाद विराट कोहली ने खेली थी 25 बॉल और उसमें बनाए थे विराट कोहली ने 19 रन। तो मुझे ये नहीं समझ आ रहा था कि वो पॉइंट को जब अगर सिर्फ उस चीज को कोई पॉइंट आउट कर रहा है तो उसमें कोई खराबी नहीं है। उस पर्टिकुलर मैच में विराट कोहली ने वो इनिंग अच्छे से पेश नहीं करी थी। अब ये बोल दिया जाए कि एक खराब इनिंग के लिए विराट कोहली को टारगेट किया जा रहा है, तो नहीं, हम टारगेट नहीं कर रहे हैं, हम बस ये पॉइंट आउट कर रहे हैं। जैसे कि ये एक स्टैट है जो ये बता रहा है कि विराट कोहली की स्ट्राइक रेट 11 to 20 बॉल्स और 21 to 30 बॉल्स के बीच में कितनी डिक्लाइन हो जाती है कंपेयर टू व्हाट जब इनिंग्स प्रोग्रेस हो जाती है 30+ बॉल्स। जनरली एक प्लेयर 30+ बॉल्स खेल रहा है अगर ओपनिंग आके, तो वो कहीं ना कहीं ऑलमोस्ट डेथ ओवर्स वाली रेंज में आ गया, 14-15 ओवर्स के बीच वो आ गया। तो वहां से विराट कोहली काफी अच्छा कवर अप कर लेते हैं। लेकिन जो मिडल ओवर्स का इशू है वो प्रीवियस 2 स्टैट्स से तो दिख ही रहा है। तो मैं चाहता हूँ तू कंटिन्यू करे, तब तक एक चीज और मैं पॉइंट करूंगा। इस चीज पे पता है, मैं बहुत अगेन कह रहा हूँ, मेरे को तो पहली बात तो बड़ा अच्छा लगा कि जिस तरह से तूने पूरे अपने बात में 5 बार ये क्लैरिफाई किया कि मैं विराट के अगेंस्ट नहीं हूँ। बट हाँ, तो कमिंग टू सीरियसली अगर मैं बात करूँ तो ये बात तो मैं भी मानूंगा कि विराट कोहली का एक इशू चल रहा है मिडल ओवर्स का। इसका प्रॉब्लम मिडल ओवर्स से रिलेटेड नहीं, मैं बता रहा हूँ क्यों। उसका प्रॉब्लम है स्पिनर्स से रिलेटेड, और बहुत स्पेसिफिक मेरे को लगता है लेफ्ट आर्म टाइप के स्पिनर्स के अगेंस्ट वो फंस रहा है। जो भी बहुत बेसिकली पता नहीं क्यों ऐसा होता है, जो भी एक एज के बाद लोगों को लेफ्ट आर्म स्पिन खेलने में क्यों प्रॉब्लम होती है, मेरे को ऐसा लग रहा है। मैंने बहुत सारे प्लेयर्स को उस तरह से स्ट्रगल करते देखा है लेफ्ट आर्म स्पिन के सामने। तो बेसिकली हाँ, MS धोनी बहुत बड़ा नाम है उसमें। तो पॉइंट मेरा पूरा ये है कि विराट, ये पूरा पॉइंट हाईलाइट करने का पॉइंट ये है कि भाई विराट कोहली एक ऐसा कैरेक्टर है कि उसमें से एक छोटा सा पॉइंट निकालना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि एक चिंक इन द आर्मर वाली बात है। तो मैं खाली इतना चाहता हूँ कि विराट कोहली अगर ये शॉर्ट कमेंट पे अगर अपने काम कर जाए, ठीक है, काम कर जाए, क्योंकि भाई मेरे को लगता है देयर इज नो स्टॉपिंग, देयर इज नो वे। मेरे को लगता है सबसे आगे होगा विराट कोहली वर्ल्ड कप के उसमें सिलेक्ट होना। मैं प्रीटी श्योर हूँ कि विराट कोहली वर्ल्ड कप में करेगा भी बहुत अच्छा। मैं बिल्कुल भी शॉक नहीं होगा अगर विराट कोहली फिर से इस वर्ल्ड कप का हाईएस्ट रन स्कोरर निकलता, मैं बिल्कुल भी शॉक नहीं होगा। लेकिन मैं चाहता हूँ, मेरे हिसाब से आई एम प्रीटी श्योर विराट कोहली को क्या होगा कि विराट कोहली का जो मिडल ओवर्स का फेज है उसमें वो स्ट्रगल कर रहा है, ठीक है। और कहीं ना कहीं इसका एक कारण आरसीबी भी मैं मानूंगा, मैं जस्ट एक डेविल्स एडवोकेट बनता हूँ, कहीं ना कहीं आरसीबी भी कारण है कि आरसीबी इतने चंक्स में विकेट खो देती है ना बीच में कि भाई विराट कोहली को बस बचता नहीं। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि विराट कोहली कैन डू बेटर इन मिडल फेज, तो बहुत ज्यादा कर सकता है, क्योंकि ये कोई छोटा मोटा सैंपल साइज नहीं है। जिस तरह से श्रेयस अय्यर और इसकी बात हो रही है, जैसे कि ये नंबर था, इसमें केएल राहुल है, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, 4 इनफैक्ट 6 में से तो 5 इंडियंस हैं। तो ये चीज मेरे को ऐसा लगता है कि विराट कोहली को इस चीज पे काम करना चाहिए। मेरे पास इसमें ज्यादा कुछ ऐड नहीं कर सकता हूँ, लेकिन दिस इज व्हाट आई फील कि विराट कोहली अगर खाली मिडल फेजेस में, मैं ऐसा नहीं कर रहा कि 180 के स्ट्राइक रेट से खेल, मे बी 135, मे बी 140, बहुत अच्छा हो जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा। मतलब देयर इज नो वे कि तुम विराट कोहली को स्टॉप कर सकते हो। तो दिस इज ऑल व्हाट आई वांट टू से। ऐसा ही एक मैच में पॉइंट आउट करना चाहता हूँ, जिसके बाद हर्षा भोगले ने पॉइंट आउट की थी वो चीज, और उसके बाद उनको हर्षा भोगले क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा था, जहां से वो टर्म कॉइन हुआ था हर्षा भोगले। तो उनने आरसीबी और एलएसजी का जो एक मैच था उसमें ये पॉइंट आउट किया था कि विराट कोहली ने 61 बॉल्स में 44 रन बनाए। इवेंचुअल स्ट्राइक रेट निकला 139 का, लेकिन जो उनके लास्ट के 15 बॉल थे उसमें विराट कोहली ने सिर्फ और सिर्फ 16 रन बनाए थे। तो कहीं ना कहीं ये वही चीज को प्रूव कर रहा है कि विराट कोहली पोस्ट पावर प्ले एक ऐसे
फेज में आ जाते हैं स्पिनर्स के सामने जो थोड़ा सा उन्हें दिक्कत दे देता है। हम बहुत ज़्यादा मोर देन हैप्पी होंगे कि विराट कोहली इस शॉर्ट कमिंग को ओवरकम कर जाए, क्योंकि जैसा मैंने बोला था, नो स्टॉपिंग ऑफ विराट कोहली हो सकता है। अगर विराट कोहली जैसा बैट्समैन है, कभी आप उसे काउंट आउट नहीं कर सकते। भाई इसमें बहुत सिंपल है। मैं अगर हम लोग को स्टैट देख से नहीं बन रहे, मेरे को लगता है ऑडियंस से ज़्यादा मैं बहुत क्लियरली कह सकता कि हम दोनों को ज़्यादा पता है कि क्रिकेट को एक्चुअली पिच पे खेला जाता है ना कि कोई डेटा को लेकर कंप्यूटर पे खेला जाता है। ये डेटा सिर्फ मदद करते हैं हाईलाइट करने में कि तुम्हारी क्या खासियत है, तुम्हारी क्या शॉर्ट कमिंग्स, दैट्स इट। इससे तुम रियल क्रिकेट नहीं खेल रहे, ये चीज़ हमको बहुत अच्छे से पता है। तो हर चीज़ हम लोग डेटा के ऊपर ही नहीं बोलते, लेकिन द पॉइंट इज कुछ चीज़ें जो हाईलाइट कर देती वो मदद कर रही है और कोई लेना देना नहीं। आज से 10 साल पहले शायद ये सब चीज़ें अवेलेबल नहीं हो पाती थी तो लोग बात नहीं करते थे। ये चीज़ सिर्फ असिस्ट कर रही है, ना कि मेन क्या कहते हैं फोर फ्रंट पे। ठीक है, तो मैं अब भाई एक नया टॉपिक है कि रोहित शर्मा इज अ मेकशिफ्ट कैप्टन। तो मैं चाहता हूँ कि एक वीडियो है जो तू देखे, ठीक है, एंड उस पर रिएक्ट कर। बेसिकली तू थोड़ा देख ले, ठीक है, और तू उसके बाद तू बोल कि तेरा इस पर क्या कहना है, ठीक है। एक सेकेंड। तो बेसिकली मैं बता दूं, जॉय भट्टाचार्य का मैं वीडियो चलाने जा रहा हूँ और कोई एरा गेरा नट्टू टेरा बंदा नहीं है। मेरे को पता है कि रोहित शर्मा के फैंस को तो बेकार ही लगेगा, तुम जा, लेकिन क्रिक बस का बहुत वेटरन क्या कहते हैं कमेंटेटर या एक्सपर्ट या एनालिस्ट, जो भी तुमको बोलना है बोल दो, वो है। एंड इनफैक्ट केकेआर के साथ, हाँ सबसे मेन बात, केकेआर के साथ केकेआर का मैनेजर बन के रह चुका है। अगर तुम लोगों ने इसके पॉइंट्स ऑफ व्यू वीडियोस या ट्वीट्स देखते तो इज वेरी अमेजिंग। तो मैं वीडियो चालू कर रहा हूँ, तू देख। All respect, I think they hamstrung themselves by declaring that far out that Rohit was to be captain. At this point in this format, I'm not sure Rohit Sharma was the captain that India needed. I leave aside the fact that I have the utmost respect for him. I think he's an amazing cricketer, but he's not in the batting form to be an automatic selection for India. And therefore, once you announce a captain for somebody who's not an automatic selection, you're stuck because one position is taken up. Logically, if you think about it logically, what do? You say that, okay, Virat is batting in that kind of form. Jaiswal is that kind of player. If it's not Jaiswal, Shubham is that kind of player. You have two guys, there are at least two people who are batting better than Rohit in the opening position at this point in time. So the moment you allow him as captain, he has to be part of the 11, which is why somebody else has to play at 3. Who would you rather have as captain? तो बेसिकली ये एक वीडियो था जो अभी बहुत सर्कल कर रहा है, बहुत ज्यादा इसके ऊपर बात हो रही है। तेरा इस पे क्या कहना है, तेरे क्या रिएक्शन है? तूने देखा, क्लियरली सुनाई दिया, राइट? मतलब वीडियो में जो जॉय भट्टाचार्य बोल रहा है, पहले एक मिनट रुक जा बच्चा, एक मिनट रुक जा। पहले क्या ये ओपिनियन से तू अग्री करता है, डिसएग्री करता है, और जो भी तेरा पॉइंट है फिर कंटिन्यू कर। मतलब मेरा ये कहना है कि रोहित शर्मा एज अ T20 इंटरनेशनल बैटर ऐसा नहीं है कि आप पूरा काउंट आउट कर सकते हो, पर कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा एक वो मेकशिफ्ट वाला लग रहा है, क्योंकि जिस फेज से रोहित शर्मा गुजर रहे हैं इस IPL में करंटली, अगर अफगानिस्तान वाली सीरीज जो हुई थी उसमें रोहित शर्मा की सीरीज लास्ट मैच जो उन्होंने बेंगलुरु में जो इनिंग खेली थी उसकी वजह से काफ़ी अच्छा रिकॉर्ड दिख रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं रोहित शर्मा स्ट्रगल तो कर रहे हैं एज अ T20 इंटरनेशनल बैटर। और साथ ही साथ अगर रोहित शर्मा का जो रिकॉर्ड देखा जाए, जो T20 वर्ल्ड कप का जो रिकॉर्ड है वो बहुत ही मीडियोकर है, कहीं से भी वो लेजेंडरी लेवल रिकॉर्ड नहीं है या एक बहुत अबोव एवरेज रिकॉर्ड नहीं है। मैं ये एकदम एग्री नहीं करूंगा कि वो मेकशिफ्ट कैप्टन है, कहीं ना कहीं वो डिजर्विंग कैप्टन है जिस हिसाब से उन्होंने टीम को चलाया है, जैसा हमारा परफॉर्मेंस रहा था पिछले T20 वर्ल्ड कप में भी। लेकिन मुझे नहीं लगता कि रोहित शर्मा को ही हमें एज अ फ्यूचर T20 कैप्टन देखना चाहिए। कहीं ना कहीं टीम हार्दिक पांड्या के साथ जाना शुरू कर चुकी थी जब एक ब्रेक दिया गया था रोहित शर्मा और विराट कोहली को। तो मुझे लगता है कि शायद यहाँ से रोहित शर्मा के बाद शायद विराट कोहली, और कहीं ना कहीं एक डार्क हॉर्स मुझे लग रहा है, डार्क मतलब ऐसे रेशियल कमेंट नहीं है, पर संजू सैमसन मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं T20 सेटअप में उन्हें एक परमानेंट स्पॉट मिलना चाहिए और वो एक यंग टीम के कैप्टन भी हो सकता है। तो ठीक है, नहीं तेरा पॉइंट एक्चुअली में काफी वैलिड है। तो मेरा थोड़ा अलग से टेक है, मैं कहीं ना कहीं जॉय भट्टाचार्य की बात से अग्री डिसएग्री वाला मामला है। तो भाई जॉय भट्टाचार्य भाई, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और सम वियर्ड रीजन इतना टाइम है आपके पास, तो भाई मेरे को लगता है कहीं ना कहीं उसका पॉइंट बहुत वैलिड है। लेकिन
मेरे को लगता है एज अ कैप्टन ही इज बीन वेरी अमेजिंग, और ऑफ लेट उसने वर्ल्ड कप में, स्पेशली वनडे वर्ल्ड कप में बहुत अच्छा परफॉर्म करके दिखाया। मैं मानता हूँ उसका आईपीएल बहुत खराब रहा है, मतलब 5-6 सीजन से उसका आईपीएल खराब रहा है। इस साल ही इज बीन अबव एवरेज है, लेकिन मेरे को अभी भी लगता है कि कोई एक बड़े चीज में उसका इतना अच्छा नॉक नहीं आ पा रहा है। एक चेन्नई के खिलाफ आया था, लेकिन वो भी मिडल में थोड़ा अटक गया था वो। लेकिन व्हाट आई वांट टू से इज, मेरे को लगता है अभी भी अपने रोहित शर्मा को बहुत अच्छा इस्तेमाल किया जा सकता है। रोहित शर्मा कैन बी दैट गाय जो अपने को एक क्विक स्टार्ट दे रहा है। मैं अब ये उम्मीद नहीं करूंगा कि रोहित शर्मा हर दूसरे मैच में 70-80 50 मार रहे हैं या हाईएस्ट स्कोरर जा रहे हैं, बट आई कैन एक्सपेक्ट कि रोहित शर्मा पावर प्ले में सुनील नारायण, मतलब मैं सुनील नारायण बोल के डिग्रेड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सुनील नारायण वाला काम करके इंडिया को दे रहे हैं, विच विल बी रियली नाइस। एंड रोहित शर्मा द कैप्टन हैज बीन अमेजिंग, बट एक बहुत बड़ा बट दे रहा हूँ, आई वॉन्ट कि T20 वर्ल्ड कप, ये वाला T20 वर्ल्ड कप होने के बाद रोहित शर्मा, विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह, रविंद्र जडेजा, ठीक है, और कुलदीप यादव, ये 5 बंदे को हाथ जोड़ के बोल दो कि भाई तुम्हारा हो गया, तुम वनडे और टेस्ट मैच ही खेलोगे। ऐसा नहीं कि इनको T20 कभी खिलाया ना, लेकिन अब नेक्स्ट लंबे टाइम तक सिर्फ चैंपियंस ट्रॉफी और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिए सिलेक्ट करो। उसमें भी आई वुड क्लियरली से, बहुत ओपनली बोलूंगा कि रोहित शर्मा और जडेजा को, खासकर अपने लोगों को क्लियरली वनडे और टेस्ट के लिए शिफ्ट कर देना चाहिए। मुझे लगता है देयर इज अ ह्यूज लेगेसी इन मेकिंग, अगर रोहित शर्मा और जडेजा उस पर फोकस करे। आई डोंट थिंक सो कि अभी T20 में उनका इतना कुछ काम रह गया और कुछ जगह भी बचेगी। तो मेरे को लगता है बहुत सही टाइम होगा समवन लाइक हार्दिक पांड्या, संजू सैमसन या बुमराह को T20 सेटअप में कैप्टन बनाने के लिए। कुलदीप यादव का मैंने नाम इसीलिए लिया कि मुझे लगता है उसको वनडे और टेस्ट का ज़्यादा बड़ा एसेट है कंपेयर टू T20, तो इंजर वगैरह ना हो। और विराट कोहली का नाम मैंने इसीलिए लिया कि मेरे को लगता है अगेन वनडे और टेस्ट पे फोकस करे, वरना विराट कोहली की जो परफॉर्मेंस ऑफ फिटनेस होती है वो मेरे को लगता है नेक्स्ट 5-6 साल अभी भी T20 खेल पाएगा। तो जो मैंने पॉइंट रखा था विभोर के पहले कि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि रोहित शर्मा को एज अ T20 बैटर काउंट आउट नहीं कर सकते और वो एक डिजर्विंग स्पॉट पे है, तो वो मुझे कहीं ना कहीं उनके जो प्रीवियस 2 साल के रिकॉर्ड्स हैं T20 के 2022 और 2021, उनने बहुत सरप्राइजिंग है कि 2023 में रोहित शर्मा ने कोई भी T20 इंटरनेशनल नहीं खेला था। तो 2022 में जैसा मुझे दिख रहा है कि कुछ 25 की एवरेज है और 138 का स्ट्राइक रेट है, ठीक है, अच्छा है। और 2021 में 38 की एवरेज है और 150 का स्ट्राइक रेट है। तो कहीं ना कहीं इस हिसाब से वो रोहित शर्मा को कंसीडर एज अ ओपनिंग स्पॉट के लिए कर रहे हैं और वो टीम के कैप्टन है। तो मैं ये इस टर्म के साथ एग्री नहीं कर रहा हूँ कि मेक शिफ्ट कैप्टन है, लेकिन कहीं ना कहीं वो अब हमारे एक शॉर्ट ड्यूरेशन के ही कैप्टन है। हमें एक लॉन्गर क्रॉप को प्रिपेयर करना चाहिए, क्योंकि 26 में भी T20 वर्ल्ड कप है और जहाँ तक मुझे याद है 28 या 29 में भी एक T20 वर्ल्ड कप है। तो उसके लिए हमें 2026 का जो T20 वर्ल्ड कप है ना, वो इंडिया श्रीलंका में, ठीक है। तो मैं जेन्युइनली चाहता हूँ कि हम लोग समवन लाइक जायसवाल या अभिषेक शर्मा या जो भी अपने पास बाकी के यंगर नॉट्स है, उनको चालू कर दे अभी से प्रिपेयर करना। वो टाइम नहीं है कि वर्ल्ड कप के 2 महीना पहले अपने उनको सीधा, मैं चाहता हूँ उनको प्रॉपर प्रिपेयर करें। और मेरे को लगता है रोहित शर्मा के पास है ना अब अच्छा टाइम है कि वो है ना अपने वनडे की लेगेसी पे काम करे। बट ठीक है, लेगेसी की बात कर रहे हैं, वी हैव इरफान पठान हु हैज बीन, क्या बोलते हैं, वो अपनी एक अलग ही लेगेसी बना रहा है वियर्ड स्टेटमेंट देने के लिए, ठीक है। तो मैं एक स्टेटमेंट उसका हाईलाइट करता हूँ, ये उसका स्टेटमेंट है, ठीक है। आई होप हाईलाइट क्लियरली हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर इरफान पठान, तो बेसिकली हमने लास्ट स्ट्रीम में भी बात किया था, लास्ट वीडियो में बात किया था कि कैसे इरफान पठान एकदम पीछे बढ़ गया, हार्दिक पांड्या के पीछे बढ़ गया, पिन पॉइंट करके पीछे बढ़ गया। इस बार अभी सबसे रीसेंट स्टेटमेंट दिया, बहुत रीसेंट है, शायद कल ही इसका स्टेटमेंट आया या आज ही आया, 27 या 28 को आया। In my opinion, BCCI has given Hardik Pandya way too much priority despite his limited contributions to the team's success so far. Though touted as a leading all-rounder, Pandya has yet to make a significant impact for India at international level. The team needs to reconsider his role and importance, as he has shown only potential rather than consistency that would justify his status as an important player. Pandya must elevate his performance before being relied upon as a key player. Irfan Pathan, sit on Star Sports. भाई क्या कहना है तेरा? नो फिल्टर जाना ब्रो, तू ज्यादा मम्मी का डर मत रखना। अरे मुझे ये लग रहा है भाई कि इरफान पठान या तो ओपनली कुछ ऐसे वो बता दे कि भाई हाँ हार्दिक पांड्या ने मुझसे इतना उधार लिया था, वो लौटा नहीं रहा है, या फिर मुझे पसंद नहीं आ रहा है कि हार्दिक पांड्या को ऐसा ऑलराउंडर इतनी प्रायोरिटी मिल रही है। क्योंकि जहाँ तक मुझे याद है कि हार्दिक पांड्या ही एक ऐसा ऑलराउंडर है हमारा जिसने रीसेंट T20 वर्ल्ड कप
में अच्छा परफॉर्म किया है ज़रूरत पड़ने पे। अगर किसी को पाकिस्तान वाला मैच याद हो तो वो बंदा था जो विराट कोहली के साथ खड़ा रहा था। अगर किसी को 2019 का वर्ल्ड कप याद हो तो वो था जो ऋषभ पंत के साथ मिडल ओवर्स में एक पार्टनरशिप में खड़ा रहा था। ठीक है, मैं एक छोटा सा एक मिनट जस्ट एक छोटा सा स्टैट दे रहा हूँ। हार्दिक पांड्या इन आईसीसी नॉकआउट्स 2017 एकदम नया बंदा था, उसने वर्ल्ड फाइनल में 77 रन मारे थे 43 बॉल्स में। फिर 2019 के वर्ल्ड कप में उसे 60 मेरे पास मैसेज में मैं शेयर नहीं कर पाऊंगा। 2019 के वर्ल्ड कप में उसने 32 रन मारे थे 62 बॉल्स में फाइनल सेमीफाइनल्स में। और 2022 के T20 वर्ल्ड कप फाइनल में जो शायद अपने सेमीफाइनल जो शायद अपने इंग्लैंड से आ रहे हैं उसमें भी उसने 33 बॉल में 63 मारे थे। माइंड यू अकेला ही बंदा था। और जब भी इसने रन मारे जब वो बैटिंग करने आए, जब 2017 में बैटिंग करना है 24 पे 4 थी इंडिया, 2019 में बैटिंग करना है 54 पे 5 थी इंडिया, और जब 2022 के वर्ल्ड कप में 75 पे 3 थी इंडिया। और ठीक है, तू बोलने उसके बाद मैं अपना रेंट करूंगा। ऐसा ही एक इंस्टेंस मैं भी बता दूं कि 155 पे 2 थी पाकिस्तान जब वो आया था और उसने बाबर आजम का विकेट लिया था, और उसके पहले इमामुल हक का भी विकेट उसने ही लिया था। तो और कोई क्या करेगा जब वो आपके इतने इंपॉर्टेंट मैचेस में वो बॉलिंग से बैटिंग से परफॉर्म करके दे रहा है। तो मुझे याद नहीं आ रहा कि इरफान पठान ने इतना अच्छा बैटिंग परफॉर्मेंस किस आईसीसी नॉकआउट या किस आईसीसी टूर्नामेंट में दिया था। मैं पता है पर्सनली इरफान पठान के करियर पे नहीं जाऊंगा, उसने क्या किया क्या नहीं किया, मेरे को लगता है इतना वैलिड नहीं है। कमिंग टू जो उसने बोल रहा है कि भाई वे टू मच प्रायोरिटी दे रही है, भाई मतलब मेरे को समझ नहीं आ रहा है। कभी मैंने इरफान पठान को कोई और प्लेयर को इस तरह से क्रिटिसाइज करते, क्रिटिसिज्म में प्रॉब्लम नहीं, अगेन आई विल से क्रिटिसिज्म में प्रॉब्लम नहीं है। हार्दिक पांड्या की जम के क्रिटिसिज्म करो, मेरे घर का बंदा नहीं। नहीं मैं मुंबई इंडियंस का फैन हूँ, मैं तो केकेआर का फैन हूँ, मैं तो चाहता हूँ हारे 15 बार मुंबई। लेकिन भाई वो जिस तरह से उसको पकड़ के बोल रहा है कि वे टू मच प्रायोरिटी दे रहे हैं, वे टू मच इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, और उसने उस लेवल का परफॉर्मेंस नहीं दिया। भाई तुम एज अ ब्रॉडकास्टर तुमने मैचेस तो कवर किए हैं ना ब्रो, अपनी आंखों से ग्राउंड पे देखा होगा। बेसिक खाली वो अगर बेसिक गूगल करके स्टैट्स चेक करेगा, जैसे कि मैं दिखा रहा था कि हार्दिक पांड्या के बॉल्स पर बाउंड्री कितनी भयंकर रही है, अभी चलो मैंने हटा दिया, जैसे देख रहा हूँ क्या। जैसे तूने बोला ब्रॉडकास्टर तुमने ग्राउंड पे मैच कवर, इरफान पठान ने ही पाकिस्तान के मैच के बाद हार्दिक पांड्या का इंटरव्यू लिया था। अरे भाई तुम ऐसा करोगे क्या कि भूल जाओगे उसने क्या किया। भाई मैं अगेन कोई हेट नहीं बोलूंगा, लेकिन मैंने कभी भी इरफान पठान को इसी तरीके से रोहित शर्मा को क्रिटिसाइज करते नहीं देखा कि भाई क्यों रोहित शर्मा भाई आप मुंबई के लिए आईपीएल नॉकआउट्स में परफॉर्म नहीं करते हो, या क्यों इंडिया के लिए नॉकआउट्स में तुम्हारे T20 लेवल पे इतने खराब स्टैट्स। मैंने कभी भी जडेजा को उसको क्रिटिसाइज करते हुए नहीं देखा कि भाई जडेजा भाई क्यों आपकी बॉल्स पर बाउंड्री इतनी खराब है, क्यों आप फिंगर स्पिनर होके भी पावर प्ले में नहीं डाल रहे हो, क्यों आपके T20s में इतने बड़े प्रॉब्लम। अगर कोई हेट नहीं है मेरे को, ना जडेजा से कोई प्रॉब्लम है ना मुझे रोहित शर्मा से कोई प्रॉब्लम, मेरे पर्सनल दोस्त तो है नहीं, ठीक है, दोनों लेजेंड है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि इरफान पठान जाके उन दोनों को क्रिटिसाइज करे। द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज पकड़ की पिन पॉइंट कर रहा है वो, समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ। वो बहुत क्लियर मतलब ग्रज है क्या है मुझे सही में नहीं पता ब्रो। देयर इज नो वे की इंपॉर्टेंस मत दो, मतलब भाई को मतलब कोई उसके अलावा कोई ऑलराउंडर तो बता दे वो कि हार्दिक पांड्या के पहले कौन सा पेस बॉलिंग ऑलराउंडर अपने पास अच्छा था। मेरे को लास्ट कपिल देव याद आ रहा है ब्रो, लास्ट कपिल देव याद आ रहा है। उसके बाद हार्दिक पांड्या ने कुछ वनडे, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कपिल देव से कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वही तो बंदा जो ऐसा भी नहीं उसने बकवास जेन्युइन क्लच मोमेंट्स उसने परफॉर्म किया है। पाकिस्तान के अगेंस्ट मैच हो, सेमीफाइनल हो, ऑस्ट्रेलिया के सामने T20 मैचेस हो जो ऑस्ट्रेलिया में खेल के वहां उसने परफॉर्म किया है ब्रो। अब तुम ये मत बोलना कि बायलेटरल्स है कोई फक नहीं देता ब्रो। आज से 3 साल पहले लोग एक्चुअली बायलेटरल्स को बहुत सीरियसली लेते थे, ठीक है, तो उसने उस टाइम पे उस जगह पे परफॉर्म किया है। जस्ट बिकॉज वो एक आध मैच को इंजर्ड हो गया बाहर चला गया, इट्स जस्ट टू मच भाई। ये बहुत क्लियरली नेट पिकिंग है, टाइम में कुछ पैसा खाया, मेरे को समझ नहीं आ रहा है। स्टेटमेंट है कि प्रायोरिटी ना दे, भाई कैसे प्रायोरिटी ना दे, हमारे पास उसका रिप्लेसमेंट ही नहीं है। हम हार्दिक पांड्या इंजर्ड हो जा रहा है तो उसके बदले शमी और सूर्या 2 खिलाड़ियों को खिलाना पड़ रहा है ताकि वो टीम का वो कॉम्बिनेशन बना रहे, तो कैसे प्रायोरिटी। देखो एशिया कप का एक मैच बता रहा हूँ, वनडे एशिया कप का जो अभी लास्ट हुआ, श्रीलंका के सामने मैच था। स्टार्टिंग में शाहीन अफरीदी ने आके 2-4 एक शाहीन अफरीदी जो भी बंदा खिला 2-3 विकेट लिए। ईशान किशन और हार्दिक पांड्या तो थे जिन्होंने एक्चुअली में इज्जत बचाई थी। किसी को याद भी, मतलब ऐसे बेसिक चीजें ये तो पता है। मैं एकदम
जो मेरे दिमाग में क्लिक हो रहा है ना, मैं स्टैट्स भी लेके नहीं बैठा हूँ, मैं तुरंत ऐसे ही बता दे रहा हूँ कि भाई इतने तो मैं मैचेस याद गिना दे रहा हूँ। और कोई अच्छा नहीं लग रहा है ना ब्रो कि इरफान पठान यार इतना लंबा मैच, इतना लंबा टाइम से इंडिया के लिए खेला है, 2007 का T20 वर्ल्ड कप विनर है, उस टाइम पे बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, इतने टाइम से ब्रॉडकास्टर है, सडनली आउट ऑफ द ब्लू, जब मतलब ये पता है कैसी बात हो गई, मैं क्लियरली बोल रहा हूँ, इरफान पठान है अब डेड बॉडी को लात मार रहा है, ही इज पंचिंग डाउन। मतलब बहुत ईजी होता है ना कि जिसका समय खराब चल रहा है उसको जाके तुम 2 झापड़ मार के आ जाओ। आज के पहले कभी भी मैंने तो इरफान पठान को ये चीज बोलते हुए नहीं देखा हार्दिक पांड्या के ऊपर, है ना, ये कोई पहली बार वर्ल्ड कप जब हारे तब हार्दिक पांड्या के ऊपर ही सेम चीज बोल देता इरफान पठान, वर्ल्ड कप के पहले बोल देता, वर्ल्ड कप के भी पहले कौन सा T20 खेला था उसने, तब क्यों नहीं बोल रहा है ब्रो, सडनली अब जाके दिसंबर में बोलता, जनवरी में बोलता, फरवरी में बोलता, मार्च में बोलता, एकदम अब जाके क्यों बोल रहा है ब्रो। आईपीएल का क्या, अब उसने मेरे को याद है वो स्टेटमेंट में सेम चीज उसने ये बोली कि आईपीएल के परफॉर्मेंस को है ना तुम इंटरनेशनल के लिए कंसिडर मत करो। अरे भाई उसने इंटरनेशनल में भी परफॉर्म करके दिया, बांग्लादेश के सामने जो लास्ट ओवर डाला था, कौन डाला था, वही तो डाला था, एकदम नया बच्चा था। नवाज के सामने 6 मार के जो T20 मैच जीता है पाकिस्तान के सामने, वो भी तो T20 वर्ल्ड कप का ही मैच था ना, नहीं एशिया कप का मैच था। एशिया भाई ये सब क्लच टाइम है ना, ये सब इंपॉर्टेंट मैचेस है। जस्ट आज के टाइम में हार्दिक पांड्या का समय खराब चल रहा है तो तुम कुछ भी आगे टपली मार दोगे तो नहीं चलेगा ब्रो। एकदम प्योर बुलशिट पे उतर आया है इरफान पठान, मेरे को ये बोलना नहीं था लेकिन एकदम प्योर, एकदम नंगागिरी पे उतर आया है, एकदम मेरे को जेन्युइनली गुस्सा आ गया था मेरे को। बट एनीवेज अभी अपना प्रेडिक्शन टाइम आ गया है भाई, तो ये तूने कुछ चीजें तूने बोली थी तो अपने फटाफट प्रेडिक्शन टाइम करते हैं, उसके बाद क्रिप गॉसिप एंड इनफैक्ट खत्म हो जाएगा। काफी अच्छी बातें हो गई ब्रो आज तो। हाँ तो ये प्रेडिक्शन टाइम है जिसमें मैं चाहता था कि तू कुछ चीजें प्रेडिक्ट करे, या बेसिकली हम दोनों ही प्रेडिक्ट करें। तो तेरे हिसाब से मुझे इस आईपीएल के प्रेडिक्शंस चाहिए थे कि टॉप 4 कौन होगा तेरे हिसाब से। भाई अब ये तूने ऐसी चीज बोल रही है, मैं बायस दूं केकेआर के साइड, ठीक है, तो एक तो राजस्थान है क्योंकि कुछ ज्यादा ही अच्छा खेल रही है वो, ठीक है। दूसरा मैं बोलूंगा कोलकाता नाइट राइडर्स, ठीक है, वो अगेन मेरे को लग रहा है मेरे हिसाब से बहुत अच्छा खेली, ठीक है, मैं उसका कुछ जस्टिफिकेशन भी दूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा, तो कोलकाता नाइट राइडर्स। तीसरा जो मेरे को एक्चुअली में लग रहा है लखनऊ सुपर जायंट्स, वो बहुत अच्छा खेल रहे हैं मेरे हिसाब से, वो ठीक है थोड़ा ऑन ऑफ हो रहा है उनका, लेकिन लखनऊ सुपर जायंट्स मेरे को अभी भी लग रहा है कि उनके पास सारे रिसोर्सेज है। एंड चौथा, मैं आईपीएल के पहले ये नाम नहीं लेता लेकिन मेरे को अभी भी लग रहा है कि उनमें काफी गुदा है वो सनराइजर्स हैदराबाद, ठीक है। दिल्ली में बोलता लेकिन मेरे को अभी भी लग रहा है कि दिल्ली के पास है ना फ्रेजर मैकबर्ग वगैरह, ठीक है, लेकिन मेरे को लग रहा है अभी भी बहुत सारे रिसोर्सेज में लैकिंग है। राजस्थान तो काफी कंप्लीट यूनिट लग रहा है, ठीक है। केकेआर का बॉलिंग में डामाडोल लग रहा है, सेम मुझे एसआरएच का बॉलिंग में डामाडोल लग रहा है, डामाडोल मतलब डेथ ओवर से। और लखनऊ का अगर मैं कुछ बोलूँ ना तो मेरे को लग रहा है कहीं ना कहीं शायद पता नहीं यार उन्होंने क्लच मूवमेंट्स में परफॉर्म नहीं कर पा रहे, मैं पता नहीं यार ऐसा लग रहा है मेरे को, कभी ये ना बैटिंग में कम पड़ जा रहे हैं, कभी थोड़ा बॉलिंग में कम पड़ जा रहे हैं, तो ये मेरे को लग रहा है। बाकी दिल्ली का मेरे को नहीं लग रहा और कोई, तू बता। मेरे लिए टॉप 4 होगा राजस्थान, कोलकाता, एसआरएच, और एक स्पॉट जो मैं अपने बायस पे रख रहा हूँ वो है सीएसके, ठीक है, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि जो होम गेम्स आने वाले हैं सीएसके के, अगर सीएसके वो जीत लेता है तो वो क्वालिफाई हो सकता है। पर ठीक है, जैसा कि बाकी टीम्स के लिए जो तूने बोला वो ठीक है, मुझे लगता है राजस्थान बहुत ही कंप्लीट यूनिट है। और कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि केकेआर के साथ सीन ऐसा है कि अगर बॉल थोड़ा सा स्पिन होने लगा फिर तुम केकेआर को नहीं रोक सकते, अगर बॉल थोड़ा सा भी स्पिन होने लगा तो तुम केकेआर को नहीं रोक सकते, अगर वो लोग बस इम्पैक्ट सब में अनुकूल रॉय की जगह सुयाश शर्मा को ले आए तो। तो ठीक है, अगला प्रेडिक्शन मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन कि क्या लगता है कौन जीतेगा आईपीएल, तेरा विनर कौन है यहाँ से? कि ये देख मैं दो नाम ले रहा हूँ, नहीं एक ही नाम ले सकते हैं, तू एक ही नाम ले सकते। कोलकाता होगा कहीं ना कहीं भाई मैं स्टेक से एग्री करता हूँ, मुझे भी लगता है कि अगर कोलकाता क्वालिफाई हो गई और जहाँ जहाँ मैचेस हैं, जैसे कि एक अहमदाबाद में होगा जो बड़ा ग्राउंड है, स्पिनर्स एडवांटेज ले सकते हैं, एक मैच होगा सीएसके में, अगर कोलकाता पहली बॉलिंग कर लेती है तो बॉल स्पिन होगा। तो मुझे ये कल ही मैंने अपने फ्रेंड्स में भी यही बोला था कि मुझे ये लगता है कि केकेआर अगर क्वालिफाई हो गई और टॉप 4 में एमआई नहीं है तो फिर केकेआर को कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि एमआई ही एक ऐसा क्रिप्टोनाइट है केकेआर के सामने
जो उनको रोक सके। मैं पता है मैं क्यों बोला, मैं छोटा सा वो दे रहा हूँ कि अभी तक जो चीज मैंने नोटिस की केकेआर सेकंड पोजीशन में, लेकिन तू अगर तू टॉप 5 या टॉप 5 रन गेटर्स, टॉप 5 विकेट टेकर्स में देखेगा ना, तो उनका नाम नहीं मिलेगा। इसका पॉइंट इससे ये सिग्निफाई हो रहा है कि हर बंदा आगे परफॉर्म करके चला जा रहा है, ठीक है। वो लोग अपने रोल स्पेसिफिक खेल रहे हैं और वो लोग, तो मेरे को लग रहा है बहुत मेरे को अभी भी लग रहा है उनका है ना बहुत ज्यादा लफड़ा डेथ बॉलिंग में अभी भी बहुत बड़ा लफड़ा। मिचेल स्टार्क हैज टू कम गुड एंड मेरे को लगता है वरुण चक्रवर्ती को थोड़ा एक्चुअली में सुनील नारायण को देख के सीखना चाहिए यार। वो तो यही दो चीज मेरे को लग रही है। हाँ चल नेक्स्ट तेरा, तुम तो अपने तो बता तेरे हिसाब से कौन जीत रहा है? मेरे हिसाब से केकेआर। मुझे मैंने ओके चल अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन है मेरा ये जो कंबाइंड क्वेश्चन है कि तेरे हिसाब से जब भी आईपीएल एंड होगा कौन होगा टॉप रन गेटर और टॉप विकेट टेकर? रन गेटर मेरे को बहुत क्लियरली लग रहा है विराट कोहली। मेरे को पता है वो शायद 2-3 मैच कम खेलेगा बिकॉज ऑफ प्लेऑफ्स वाला, ठीक है। लेकिन मेरे को लग रहा है कि आप जैसे जैसे कि मैचेस इररिलेवेंट होते जाएंगे, विराट पे से प्रेशर कम होगा और रन्स और ऊपर मारता जाएगा, ठीक है। तो मेरे पास कोई और रीजन ही नहीं है विराट कोहली न बोलने का। मेरे संजू सैमसन वगैरह है, लेकिन मेरे को लगता है वो कहीं ना कहीं फॉल्टर करता है। विराट इज इनसेनली कंसिस्टेंट। विकेट टेकर्स, टॉप विकेट टेकर्स की बात करें ना, मैं एक बंदे का नाम लूँ, बहुत दो बंदे, अच्छा एक का ही नाम लेना है ना, तो मैं तो युजवेंद्र चहल के साथ जाऊंगा। युजवेंद्र चहल के साथ सिर्फ इसलिए जाऊंगा कि मुझे लगता है वो विकेट टेकर है। मुझे लगता है ज़्यादा चांसेस है कि वो कंपेयर टू अदर बॉलर्स वो ज़्यादा बॉलिंग करे, मतलब ज़्यादा उसको चांसेस मिलेंगे। वरना एक मैं बहुत वाइल्ड गैस लेता वो था हर्षल पटेल। बंदा भले कैसी भी बॉलिंग कर रहा है विकेट ले जा रहा है, तो मैं उसका लेता, लेकिन मेरे हिसाब से युजवेंद्र चहल। तू बता अपने दोनों। मुझे लगता है कि हाईएस्ट रन गेटर, मतलब यहाँ पे मेरा बायस है विराट कोहली की तरफ, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जिस फॉर्म में संजू सैमसन है, 2 या 3 मैच एक्स्ट्रा खेलना संजू सैमसन के लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकता है। तो मैं थोड़ा सा एक संजू सैमसन पे गैस लूँगा। और बात रही विकेट टेकर की, तो मैं युजवेंद्र चहल के साथ ही जाऊँगा, क्योंकि वो एक एक्स्ट्रा मैचेस खेलना स्पिनिंग विकेट पे और एक नॉकआउट स्टेज पे जहाँ शायद लोग आपको मारने जाएंगे और मिडल पेस में विकेट भी लेते हैं। तो और एक जो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, एक जो मेरा एक क्वेश्चन है कि तुझे क्या लगता है कि कौन इमर्जिंग प्लेयर बनेगा इस साल? अच्छा एक बात बताइए, इमर्जिंग प्लेयर डिसाइड कौन करता है? इमर्जिंग प्लेयर एक फैंस जो वोट होता है और जो कमेंटेटर्स का वोट होता है। पथिराना मतलब मैं अभी 2 दिन पहले देखा, 2 दिन पहले में भाई अभिषेक शर्मा होना भी चाहिए मेरे हिसाब से, वो बहुत ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन अगर फैंस के वोट को कंसिडर करें तो अभिषेक शर्मा कभी जीत ही नहीं पाएगा, मेरा वो कहना है। क्योंकि चेन्नई के फैंस इतने हैं ना ब्रो, वो धोनी खड़ा हो सकता है तो लोग उसको जिता देंगे। तो मतलब वो चीज़ है। तो मेरे हिसाब से पथिरा, लेकिन अगर आइडियली मुझसे पूछा जाए तो मेरे हिसाब से अभिषेक शर्मा क्लियरली डिजर्व्स कि भाई एक और बंदे का नाम तो बहुत अंडररेटेड रह जाएगा, हर्षित राणा। अगेन तुम बोलोगे केकेआर बायस, लेकिन मुझे लग रहा है उसने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है हर्षित राणा। तो मेरे हिसाब से तो पथिराना यार है, और मेरे को लगता है पथिराना शायद वही अगेन चेन्नई लेग में अच्छा परफॉर्म करेगा। और सवाल है क्या ब्रो? नहीं बस इतना है। तो अपने लास्ट सेगमेंट में आ जाते हैं क्रिक गॉसिप, जहां हम लोग क्रिकेट से रिलेटेड पंचायत करते हैं, गुजराती में पंचायत बोलते हैं। तो भाई सबसे पहले मेरे पास टॉपिक है कि शाहीन अफरीदी ने एक भयंकर स्टेटमेंट दिया है। मैं इसके पीछे की बैक स्टोरी भी दिखाऊंगा कि भाई मैं एकदम ऑब्सेस्ड हूँ पाकिस्तान क्रिकेट से। तो बेसिकली शाहीन अफरीदी ने अभी जस्ट रिसेंटली मोहम्मद रिजवान ने अपने 3000 T20 रन पूरे के कॉन्ग्रेचुलेशन करते हुए इसने ये लिखा, चीयर्स टू मोहम्मद रिजवान द ब्रैडमैन ऑफ T20 क्रिकेट। ब्रैडमैन, डॉन ब्रैडमैन, ठीक है, ये कोई वहाँ का लोकल नहीं है, डॉन ब्रैडमैन वाला बोला है। T20 क्रिकेट एंड पाकिस्तान सुपरमैन फॉर हिटिंग 3000 T20I runs. Your impact has transformed the game and silenced the skeptics. Keep soaring champion, you are an inspiration. ठीक है भाई, मैं इसके पीछे की थोड़ी बैक स्टोरी बता देता हूँ, बहुत मजा आएगा। तो अभी थोड़े टाइम से रिजवान के ऊपर ये बात चल रही थी कि भाई रिजवान और बाबर को ऊपर नहीं करना चाहिए। बेसिकली ये बात हो रही थी कि दोनों साथ में खेलते हैं, पावर प्ले में बहुत स्ट्रगल होता है, और जो भी इनके फैंस इनको जब भी बोलेंगे बाबर और रिजवान नहीं खेलना चाहिए, ले देके पाकिस्तान ने इंडिया को कभी तो हराया था T20 मैच में कुछ 150 रन मार के, वो गिनाते रहे। तो उसके पहले कुछ नहीं हुआ, उसके बाद कुछ नहीं हुआ, लेकिन वही गिना। तो ये बात हो रही। तो क्या हुआ, न्यूजीलैंड का एक सीरीज हो गया था जहाँ पाकिस्तान टू न्यूजीलैंड, जनवरी के आसपास की बात होगी, जहाँ पर मोहम्मद हफीज ने बाबर आजम और रिजवान को बोला कि आप दोनों में से एक नीचे आओ,
बाबर रिजवान घस के मना कर दिया। बाबर आजम को कुछ 1 या 2 महीने लगे थे कन्विंस करने के लिए, मोहम्मद हफीज को 2 महीने जैसे लगे थे कन्विंस करने के लिए, पहले से कन्विंस कर रहा था वो बाबर को नीचे आने के लिए। भाई ये हुआ, वो लोग सीरीज वीरीज हार गए। मोहम्मद रिजवान ने लिटरली प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी कि भाई मेरे हिसाब से तो मैं तो ऊपर बैटिंग डिजर्व करता हूँ, लेकिन जो टीम बोले मैं वो करूँगा। कट टू अभी रिसेंटली के ना न्यूजीलैंड की लेजिट बच्चा टीम आई है भाई। मैंने वो बैठ के पूरी सीरीज देखी फैन कोड में, मेरे को लिटरली बंदों के नाम नहीं पता। आई एम प्रीटी श्योर न्यूजीलैंड वालों को नहीं पता ये लोग कौन है। क्लार्कसन है कोई, बैन नाम ही नहीं पता। उसके सामने एक मैच हुआ, रिजवान भाई ने अगेन वो मैच काफी स्लो खेला था। पहले तो मैं बता दूं, एक मैच हुआ था जिसमें 90 रन का टारगेट, 90 रन का टारगेट दिया था न्यूजीलैंड की टीम ने। भाई 90 रन का टारगेट दिया, फिर भी बाबर आजम ओपन करने आया तो उसने, फिर भी बाबर, आवाज आ रही है, फिर भी बाबर आजम ओपन करने आया। बाबर आजम फिर भी ओपन करने आया, नंबर 3 को उसने रिजवान को भेजा। भाई 90 रन चेज कर लो। हम लोग यहाँ लोकल लेवल पे जो सैटरडे टेनिस बॉल की क्रिकेट खेलते हैं ना, वहां भी अगर 20 ओवर 90 का टारगेट आता है ना, ऐसे बंदों को बैटिंग में भेजा जाता है जो जिन्होंने काफी टाइम से किया था। चल ठीक है, उसमें भी रिजवान स्लो खेला। अगेन सेकंड मैच हुआ, उसमें भी रिजवान स्लो खेला। हुआ क्या, मैच हार गए। अब भाई पूरी दुनिया पीछे पड़ गई रिजवान के कि भाई तू बहुत स्लो खेला, ये खेला वो खेला। अब कवर अप तो करना पड़ेगा। हुआ क्या, शाहीन अफरीदी और मोहम्मद रिजवान ये दोनों एक ही मैनेजमेंट कंपनी से साइंड है, मेरे को नाम नहीं याद आ रहा है, कुछ तो कॉर्पोरेशन करके नाम है उनका। भाई उन लोग ने नया पीआर चलाया कि भाई 2-3 लोगों से ये ट्वीट करवाया कि भाई मोहम्मद रिजवान ने 3000 रन बना दिए हैं एंड ही इज द ब्रैडमैन ऑफ T20 क्रिकेट। आई एम प्रीटी श्योर ब्रैडमैन भी ये देखेगा ना भाई, वो बोलेगा कि भाई मैं तो कभी क्रिकेट ही नहीं खेला हूँ, मैं कोई पता नहीं रग्बी वगैरह खेल रहा था। तो ये भाई साहब है हमारे। क्वेश्चन है मेरा, ये लोग 90 रन चेज नहीं कर पाए? चेस कर लिया था कुछ 13वें या 14वें ओवर में जाके चेस किया था, 2 या 3 डाउन हो गए थे वो लोग, चेस नहीं कर पाए थे। 178 रन चेस नहीं कर पाए। इनफैक्ट कल वाला भी मैच है ना, 178 वो लोग ने टारगेट दिया था, लोग चेस क्या कहते हैं न्यूजीलैंड वालों ने ऑलमोस्ट चेस कर लिया था। लेकिन मैं वही कह रहा हूँ, उनके पास एक्सपीरियंस की इतनी कमी थी ना कि वो बहुत क्लियरली दिख रहा था। द पॉइंट इज, ये भाई साहब हमारे T20 क्रिकेट के ब्रैडमैन है, ठीक है। मोहम्मद रिजवान का T20 आइज में 127 का स्ट्राइक रेट है, 127 का स्ट्राइक रेट है भाई। ये तो हर्ट कर रहा है ब्रो। 127 का स्ट्राइक रेट सिर्फ खराब नहीं है, ये बहुत ज्यादा खराब है कंसीडरिंग कि आपने अपने ज्यादातर T20 क्रिकेट पावर प्ले में खेली। आप भाई ज्यादातर सारी, हाँ आप ओपनिंग बैटर हो एक टीम के, और साथ ही साथ पाकिस्तान का क्यों रीसेंट रिकॉर्ड इतना खराब रहा है T20 में कि जैसा विबोर ने बोला, न्यूजीलैंड की कोट अनकोट बच्चा टीम के सामने वो लोग सीरीज नहीं जीत पाए। 2-2 से सीरीज ड्रॉ हुई है, एक मैच वॉश आउट हो गया था। तो मतलब मैं तो सच बताऊं, मैं बहुत क्रिकेट देखता हूं, लेकिन मैंने उस सीरीज में जब लोगों के नाम देखे तो मेरा इंटरेस्ट हट गया। मैं बोला इनको क्या देखूं जब ये खेलेंगे ही नहीं T20 वर्ल्ड कप में। उनके, मैंने कहीं रीड किया था कि उनके मेन जो 15 प्लेयर है वो मिसिंग है 16 पूरे स्क्वाड, 16। एक जिमी नीसम खाली एक ऐसा नाम है जो शायद T20 वर्ल्ड कप के स्क्वाड में भी रहेगा इनके साथ। तो और जैसा कि यहाँ दिख रहा है पाकिस्तान क्यों इतना खराब खेल रहा है रिसेंटली, तो उनके 2 ओपनर्स के स्ट्राइक रेट तो दिख ही रहे हैं यहाँ पे लोगों को स्क्रीन पे। मैं इस चीज में बता रहा हूँ, मैंने PSL भी पूरा देखा। वहां पर एटलीस्ट बाबर आजम ही वाज कंप्लीटली ट्राइंग, जहां पर वो पावर प्ले में स्मैश कर रहा था, कुछ 140 के ऊपर की स्ट्राइक रेट भी लेके गया। कुडोस टू बाबर आजम। कि मोहम्मद रिजवान ने फिर भी नहीं किया। एक तो भाई को ओपन भी करना है, उसको वनडे में भी बोला गया कि आप 5-6 पे खेले, उसने फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया और बोल दिया कि ऐसे तो मैं 4 पे खेलना चाहता हूँ, लेकिन जहां टीम बोले। भाई पॉल स्टर्लिंग का तुमसे ज्यादा स्ट्राइक रेट है भाई। पॉल स्टर्लिंग वो बेचारे एक आइलैंड की टीम से खेलता है, फिट भी नहीं है, उसका तुमसे ज्यादा स्ट्राइक रेट है यार। मतलब पॉइंट पता है, एक तो ये जो तो एकदम लोलो पोलो करते हैं ना यार, अब इतने अच्छे खासे बड़े मर्द लोग अपनी टीम मेंबर्स को इस तरह से ओवर हाइप करते हैं, मेरे को बड़ा वियर्ड लगता है। सबसे पहली बात, जस्ट इमेजिन जस्टिन लैंगर। ब्रैडमैन क्या होता है T20 में? ब्रैडमैन क्या होता है भाई? ब्रैडमैन नहीं चाहिए T20 में। तुम भाई ना उसका कहने का पॉइंट बोलते थे यार उसका कहने का पॉइंट ये था ग्रेट, जैसे कि टेस्ट का सबसे ग्रेटेस्ट बैटर कौन, तो T20 का सबसे ग्रेटेस्ट बैटर कौन? मोहम्मद रिजवान। भाई मतलब तुम्हारे आगे कितने बंदे हैं यार, तुम्हारे आगे मतलब विराट। अरे यार मोहम्मद हफीज अच्छा खेलता था यार T20 में। भाई शोएब मलिक, मैं कितने बंदों के नाम ले लूंगा यार।
मैं मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि पाकिस्तान वालों, मैं पाकिस्तान का भी कम्युनिटी फॉलो करता हूँ, मेरे को ऐसा लगता है कि आजकल के वहाँ के इतने ऐसे फैंस हैं, मेरे को लगता है कि वो लोग ना खुद ही की अपनी क्रिकेट नहीं देखी है भाई। अगर वो लोग अपने आज से 4 या 5 साल पहले की भी क्रिकेट देखते हैं ना, शर्मशार हो जाते भाई। भाई मैंने ऐसे ऐसे भयंकर प्लेयर्स देखे पाकिस्तान के लिए भाई, एक टाइम में मजा आता था मेरे को उनको देखने के लिए, जो भी पर्सनल ग्रज जो कि भाई मैं नहीं चाहता इंडिया हारे उनसे, लेकिन प्लेयर्स हुआ करते थे भाई। मजाक कर रहे हो क्या यार? एक बंदा 127 की स्ट्राइक रेट से 3000 रन मार रहा है, ठीक है यार, उसने 3000 रन मारे, बहुत अच्छी बात है। ओवर हाइप कर भाई, पर पॉइंट ही पूरा ये था कि उसको पिया स्ट्रेटेजी थी कि भाई खा गए थे लोग मोहम्मद रिजवान को पूरे पाकिस्तान में। और भाई मोहम्मद रिजवान पाकिस्तान में एकदम विराट कोहली है भाई, उसके खिलाफ कोई कुछ नहीं बोलेगा। सो विराट कोहली की इंटरनेशनल स्ट्राइक रेट 140 की है, फिर भी उसको लोग कितना बोलते हैं, विराट कोहली को कितना बोलते हैं। एरन प्रिंस को तो एंड में रिटायर हो जाना पड़ा था 143 की स्ट्राइक रेट पे। डेविड ओवन शायद खेलेगा ही नहीं इस बार के वर्ल्ड कप, अच्छे से बेंच करेगा। और उसके आगे मोहम्मद रिजवान 127 की स्ट्राइक। भाई मजाक कर रहे हो यार तुम लोग, कोई मजाक मतलब लिमिट होती है भाई, मतलब क्लियर पता चल रहा है कि क्या स्ट्रेटेजी है, और मतलब तुम उसको कवर अप भी नहीं कर पा रहे हो भाई। इट्स अबिस्मल। और जो अपनी बात कर रहे थे ना, मैं उसका एक छोटा सा ये दिखा दे रहा हूँ। ये इनके है ना मिडल ओवर्स की, तुम स्टार्टिंग में रन बना नहीं पाते, ठीक है, तुम्हारा क्योंकि बाबर आजम रोज, उसके बाद प्रॉब्लम ये होता है कि ये लोग भाई 10वें 12वें ओवर तक खेलते रहते, और उसमें भी ये लोग रन भाई खाली अफगानिस्तान के ऊपर है भाई, बांग्लादेश के भी नीचे, बांग्लादेश के भी T20 मिडल ओवर्स में तुम बांग्लादेश से कैसे नीचे हो सकते हो यार? T20 से रिलेटेड कोई भी उसमें तुम बांग्लादेश से कैसे नीचे हो सकते हो यार? मतलब अबिस्मल है भाई, अबिस्मल है। बट ठीक है, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक। तू बिस्मा मारूफ के बारे में बात करना चाहता था, थोड़ा इसको ज्यादा पता है, तू बता इसके ऊपर। मतलब जैसे कि क्रिक गॉसिप चल रहा है, तो उसमें बता दूं कि पाकिस्तान की एक बहुत अच्छी वुमेन्स बैटर बिस्मा मारूफ, जो उनकी कैप्टन भी हुआ करती थी, उनने अभी अभी 32 इयर्स की एज में रिटायरमेंट ले लिया, जिससे पाकिस्तान वुमेन्स क्रिकेट टीम को काफ़ी बड़ा सेटबैक मिला, क्योंकि वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि बिस्मा मारूफ इतनी जल्दी रिटायरमेंट ले लेगी, और उनकी बैटिंग काफ़ी ज़्यादा रिलाय करती है इस पर। तो कहीं ना कहीं बहुत ऐसे कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ मैं बिस्मा मारूफ को इतने अच्छे करियर के लिए। पर एक जो रिकॉर्ड उनके साथ बहुत ख़राब रह गया इस करियर के साथ, वो ये था कि बिस्मा मारूफ हाईएस्ट ऐसे वुमेन्स में रन गेटर है विदाउट स्कोरिंग अ सेंचुरी इन एनी फॉर्मेट। तो कहीं ना कहीं मिसबा उलग की भी याद आ गई मेरे को थोड़ी सी, तो मैंने बोला नाम अच्छा लग रहा है, बिस्मा मिसबा। भाई वाकई मैं इसको एक्चुअली में थोड़ा बहुत फॉलो किया मैंने वेमेंस, लेकिन मेरे को लगता है ना पाकिस्तान में वेमेंस क्रिकेट है ही नहीं। मैं एकदम स्ट्रेट अप फैक्ट बोलूंगा, वहाँ एग्जिस्ट ही नहीं करता। मतलब जस्ट मेरे को लगता है शायद रखना पड़ता है, इसलिए लोग रख रहे हैं, मेरे को तो ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि ना इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना कुछ काम है, कुछ भी नहीं है। मतलब भाई कुछ भी नहीं है यहाँ। एटलीस्ट हरमनप्रीत कौर को देख के लोग गाली तो दे रहे हैं कि तू रन आउट मत हो, वहाँ नो वन गिव्स अ डैम भाई। मैं रेडिट की कम्युनिटी में, जो पाकिस्तान की रेडिट की कम्युनिटी, किसी ने बात भी नहीं किया यार बिस्मा मारूफ। मतलब बंदी ने 3500 रन मारे यार ऑडियंस में, मजाक है क्या? 3500 रन T20 इंटरनेशनल में ऑलमोस्ट के 3000 रन है भाई। डॉन ब्रैडमैन तो ये बोलूंगा मैं इसको ये डॉन ब्रैडमैन होती भाई। तो एक्चुअली में मेरे को बहुत ऐसा हुआ कि यार बुरा लगा, बेसिकली बुरा लगा। मेरे हिसाब से ऑलमोस्ट अपने ने सारे टॉपिक्स कवर कर लिए, कुछ भी रह गया है। एक सेकंड में देख लेता हूँ। सहवाग ब्रो, सहवाग अगेन मेरे पास उसका वो है नहीं, लेकिन जस्ट एडिटिंग के टाइम तो डाल दूंगा। सहवाग का देखो बेसिकली स्टेटमेंट पता होगा ना, उस पर अपने छोटी सी चर्चा कर देते हैं, खत्म करते हैं भाई। वो इतना एब्सर्ड आदमी है ना वीरेंद्र सहवाग। अगेन भाई आपने बहुत भयंकर खेला इंडिया के लिए, ठीक है, टेस्ट मैच में तो कुछ ज्यादा ही अच्छा खेला, लेकिन थोड़ा भाई देख लिया करो भाई। मैं तो यही कहूंगा, थोड़ा देख लिया करो भाई, बोलने से पहले थोड़ा देख लिया करो। ठीक है, आप रोस्ट कर देते हो ट्विटर पे लोगों को, पर कम से कम भाई जहाँ लेजेंडरी लोग बैठे हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जिनका करियर आपसे बहुत ज़्यादा अच्छा रहा है, तो कम से कम थोड़ा उनके सामने पुअर वुअर जैसे शब्द बोलने से पहले थोड़ा सा सोच लेते तो, क्योंकि मैं बेसिकली समराइज करने के बेसिस पे पुअर बोलने लगे तो फिर किराए आ जाएगा। मैं बेसिकली समराइज कर दूं, हुआ कुछ ऐसा कि भाई गिलक्रिस्ट ने ऐसा कुछ पूछा कि भाई क्या इंडियन प्लेयर्स बिग बैश खेलेंगे, तो सहवाग बोलता है कि नहीं भाई, हम लोग क्यों जाए, हम लोग थोड़ी कोई गरीब है, हमारे पास बहुत पैसा है, हमको बिग बैश खेलने की जरूरत नहीं, हमारे पास बहुत पैसा है। मैं एक बार सोच रहा था बाहर की लीग खेलने के लिए, इतना कम पैसा दे रहा था, मैंने मना कर दिया भाई मत करो। मैं बिल्कुल भी एसोसिएट नहीं करना चाहूंगा ना इंडिया को ना BCCI को। ये है वीरेंद्र सहवाग के पर्सनल रिमार्क से, और मैं उससे अपने आप को
जोड़ता नहीं हो, हम और आप अलग है, ठीक है भाई, हम और आप अलग है। सहवाग भाई ठीक है भाई, आपको ऐसा बहुत कूल और रोस्ट करना है, ठीक है भाई, आप मतलब बात कर रहे हैं कि मैं पैसे पुअर नहीं, भाई तम्बाकू की ऐड कर रहे हो यार आप, ठीक है, पैसे आ रहे हैं तो आप तम्बाकू की ऐड कर रहे हो, तो रहन दो भाई, ये सब चीजों की बातें नहीं करते, रहन दो, मतलब मत किया करो, मैं तो यही कहूंगा मत किया करो। इस वही अगेन भाई, इस टाइप की बातें करते हो तो आपकी है ना, फिर जो सीरियस बातें होती है ना, लोग उसको भी सीरियसली नहीं लेते, मेरा यही कहना है। ठीक है, मेरे को लगता है अपने ने काफी आज अच्छा खासा 1.25 घंटे का पॉडकास्ट हो गया, एडिट के बाद देखते कितना होगा, बट थैंक यू यार, काफी अच्छा इंटरेस्टिंग रहा भाई। मैं फिर से कह दूं, अगर देख रहे हो मजा आ रहा है तो सब्सक्राइब कर दिया करो भाई, थोड़ा सब्सक्राइब कर दिया करो। वो बैंगलोर में अपना डे जॉब करता है, मैं यहाँ पर एक घसाता हूँ, तो थोड़ा अच्छा लगता है जब सब्सक्राइबर काउंट 10,000 ऊपर जाता है, अच्छा लगता है। एंड वंस अगेन भाई, रेडिट पे, इंस्टाग्राम पे जो भी लोग देख रहे हैं, अब तो हम लोगों ने स्टैट्स भी पोस्ट करना चालू कर दिए, तो उस पर जो इमेंस अमाउंट ऑफ रीच और अपवोर्ड्स आते हैं, थैंक यू भाई, बहुत अच्छा लगता है। मैं हर बार हर वीडियो के एंड में थैंक यू करके रोना चालू कर देता हूँ, बट मेरे को लगता है ग्रेटिट्यूड देना जरूरी है। अभी तक तो लोगों ने बंद भी कर दिया होगा वीडियो, बट थैंक यू, और सब्सक्राइब कर लोगे तो अच्छा रहेगा। नेक्स्ट पॉडकास्ट अगले वीक पे हम लोग डिस्कस करेंगे, मेरे को लगता है तब तक तो इंडिया की शायद स्क्वाड अनाउंस हो गई होगी ना। थोड़ा सा ऐसे सब्सक्राइब कर लिया करो तो अच्छा लगे, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लिया करो, क्योंकि जब से मतलब मैंने पॉडकास्ट शुरू किया है, मेरे पर्सनल फॉलोअर्स तो कम होते जा रहा है, लेकिन वो पेज के फॉलोअर्स बढ़ते हुए देख के थोड़ी सी खुशी मिलती है। तो भाई मैं वही बोलूँगा कि अगर आप लोगों को स्पॉटिफाई पे सुनना है तो उसके ऑब्वियसली मैंने सारे लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए। स्पॉटिफाई का है, व्हाट्सएप का चैनल है, इंस्टाग्राम है, तो जाके जो भी करना है कर लो। लेकिन थैंक यू सो मच, ग्रेटिट्यूड प्रेजेंट करते हैं, नेक्स्ट पॉडकास्ट जल्दी शूट करेंगे, एंड थैंक यू सो मच अगर यहाँ तक देखें।